अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया आशा और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम के एपिसोड नंबर 31। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीज शाह, एपिसोड नंबर 31। अस्सलाम वालेकुम। बेला ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए इसे देख लिया था, लेकिन चेहरे पर किसी भी तरह का गुस्सा रखे बगैर इसने बड़ी नरमी से सलाम पेश किया, जिसका जवाब अम्मी के साथ साथ बाला ने भी बड़ी खुशदिली से दिया था। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी बच्ची, हम तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहे हैं, अम्मी से देखते हुए बोली, जबकि वो नरमी से हाँ में सर हिलाती अपना बैग और सामान मेज पर रखने लगी थी। अभी मैं फ्रेश होकर आती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, नाश्ता भी नहीं किया था मैंने। आप तब तक मेहमान को कंपनी दे। वो हरगिज यहाँ पर बैठना नहीं चाहती थी, इसीलिए फौरन ही बहाना करके वहां से निकल गई, जबकि वाला इसके इतने नर्म लहजे पर हैरान हो रहा था। वो कहाँ इससे इतनी नरमी से बात करती थी। हर वक्त तो इसने मिर्ची छिपाई होती थी, लेकिन आज इसकी निगाहों में ना कोई नफरत महसूस हुई थी और ना ही गुस्सा। आज की लड़की इतनी शांत कैसे थी? वो हैरान जरूर हो रहा था, जबकि बेला कमरे से निकलती बाहर आई तो रुबाब भी तेजी से इसके पीछे आई थी। तुम यहाँ मुंह हाथ धो लो, खाना लगने लगा है। बेला को भी भूख लगी है, मिलकर खाना खाते हैं। तुम्हारे लिए रुबाब ने स्पेशल इंतजामात किए हैं। आखिर हमारे घर का दामाद पहली दफा हमारे घर में आया है। अम्मी से देखते हुए बोली तो अब की दफा वाला ने गहरी नजरों से इनका चेहरा देखा था, जहाँ पर बेतहाशा नरमी के साथ साथ मुस्कुराहट भी थी। इनकी इस कदर खूबसूरत मुस्कुराहट पर वो मुस्कुरा दिया था। अब तक यकीन नहीं आया था कि वो लोग सच में इसे कबूल कर चुके थे। पता नहीं वो लोग ऐसी किस्मत को पता नहीं वो लोग इसे किस्मत का समझकर कबूल कर रहे थे या फिर इसकी मोहब्बत नजर आ गई थी। हाँ लेकिन लोग हाँ वो लेकिन वो लोग काफी अच्छे से पेश आ रहे थे। इनके कहने के मुताबिक वो उठकर कमरे के अंदर ही बने वॉशरूम में चला गया था। नहीं भाभी, आप फिक्र ना करें, भैया मुझे सब कुछ बता चुके हैं। वो रात को ही मुझे फोन पर अपनी सारी प्लानिंग के बारे में बता चुके हैं, और इसके बाद आज सुबह अपने काम पर जाने से पहले वो आए थे अस्पताल मुझसे मिलने के लिए। वहां उन्होंने मुझे मुकम्मल बात समझाई है कि वो लोग क्या करने का इरादा रखते हैं। जिस तरह की प्लानिंग है, मुझे तो लगता है कि भाई कि ये प्लानिंग कामयाब हो जाएगी और ये डाकू पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये डाकू अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। जहां तक मेरी बात है तो मैं बहुत खुश हूँ ये सोचकर कि मेरी वजह से ऐसे लोगों पुलिस की चार दीवारियों के पीछे होंगे। आप नहीं जानती ये लोग कितने खतरनाक हैं। अल्लाह पाक जल्द ही इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाएगा। बेला हाथ मुंह धोते हुए इससे बातें कर रही थी, जबकि रुबाब से यही सब कुछ बताने के लिए आई थी कि बाला के सामने किस तरह का तमाशा ना करे। ये सारा इसके भाई का प्लान है। वैसे तो रुबाब ये सब कुछ करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये भी हकीकत थी कि जहाँ इसके शोर और किसी के बाहर वाले का मुकाबला होगा, वहां वो अपने शोर का साथ देगी, बेशक इसका शोर सही हो या गलत। और जहां तक बात सही और गलत की थी, तो यह हकीकत थी कि ये डाकू ही इस मामले में गलत निकलते थे और पुलिस वाले सही। रेहान अकरम कोई करप्ट अफसर तो हरगिज नहीं था। वो अपनी छवि बनने के लिए इस तरह का कोई काम नहीं करता था। यकीनन इस मामले में सारी गलती इन डाकुओं की ही थी जो गलत काम करते थे। सिर्फ इनके अच्छे इखलाकी अच्छे बोलचाल के साथ वो इन्हें सही करार तो नहीं दे सकती थी। वो डाकू थे और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर वो गलत थे। वो सब कुछ तो ठीक है बेला, लेकिन मुझे डर लग रहा है ये लोग काफी खतरनाक हैं। और फिर ये लोग तो सीधे शादी वाले दिन पर जा रहे हैं। अगर तो वो लोग पहले की प्लानिंग कर लेते मेहंदी या किसी और रस्म पर, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन शादी वाले दिन ओहो मेरी मासूम सी भाभी, मैं तुम्हें समझाती हूँ। शादी वाले दिन की प्लानिंग इसलिए की गई है ताकि इस दिन ये सारे डाकू बारात लेकर यहाँ आए। कबीले के अंदर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इनका कबीला इनका इलाका है, वहां पर हर चीज इनके कंट्रोल में है, लेकिन कबीले के बाहर इन डाकू की कोई औकात नहीं है। ये लोग पकड़े जाएंगे और अगर इनका सबसे बड़ा आदमी यानी कि सरदार पकड़ा गया, तो फिर समझ लीजिए ये कबीला बेजान हो जाएगा। और इन लोगों का मकसद ही सीधा सरदार दिलदार को टारगेट करना है। वो कबीले के अंदर जाकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कबीले के बाहर वो बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। चलिए आइए चलकर खाना खाते हैं और डाकू बाला की खुशफहमियों की दीवार को और बुलंद करते हैं। इस दफा भाई का प्लान यकीनन कामयाब होगा, और इसके बाद देखना यहाँ क्या क्या होगा। मुझे तो इस दिन का शिद्दत से इंतजार है, जिस दिन डाकू बाला हाथ में हथकड़ी होगी और वो जेल की चार दीवारियों के पीछे होगा। वो हाथ धोकर उठते हुए अंदर की तरफ कदम भरा चुकी थी, जबकि रुबाब खामोशी से इसके पीछे आने लगी थी। ये कीमा खाओ, रुबाब बहुत अच्छा कीमा बनाती है। अम्मी खुद इसकी प्लेट में खाना डालते हुए बोली थी, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता खाने लगा था। इसने कभी नहीं सोचा था कि कभी एक पुलिस वाले के घर में वो इस तरह की शाही दावत खाएगा, लेकिन यह हकीकत थी कि इसे यहाँ आकर मजा आ रहा था। अगर यहाँ पर वो खुद होता तो शायद और भी ज्यादा मजा आता, लेकिन यकीनन वो इसे किसी तरह की खुशी नहीं देना चाहता था, इसीलिए तो यहाँ से चला गया था। है जो भी था, वो अम्मी से मिलकर बहुत खुश हुआ था। वो एक अच्छी खातून थी, एक समझने वाली खातून थी। इसे ये सोचकर खुशी हो रही थी कि वो इसकी मोहब्बत को समझने की कोशिश कर रही थी, या शायद समझ चुकी थी। इनकी बातों से, इनके अंदाज से यही लग रहा था कि इनकी बातों पर यकीन कर चुकी है। और अगर यकीन नहीं भी किया तो इसे इतना पता था कि वो इसे झूठा या फिर गलत नहीं समझ रही थी। ये कबाब लो, बेला की पसंदीदा है। बेला तो दीवानी है कबाब की, इसे जितने कबाब मिल जाए इतने आराम से खा लेती है। और एक और बात तुम्हें बताऊं, अगर घर में किसी दिन कबाब बने हो तो ये रोटी नहीं खाएगी। और ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि शादी के बाद तो मेरी बेटी की पसंद का ख्याल रखो। वो जो इनकी बातों को पूरे गौर से सुन रहा था, इनकी बात पर मुस्कुरा दिया, जबकि बेला जो पूरी तरह से अपने खाने की तरफ मुतवज्जो थी, हमें कोई इस तरह इसकी पसंद नापसंद के बारे में से बताने पर हैरत से इन्हें देखने लगी। इसे अपनी माँ से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। नहीं, इतने भी ज्यादा पसंद नहीं है अम्मी, और वैसे भी अब मेरी पसंद बदल रही है। मुझे पिछले दिनों
स्टडीज में पता चला कि सिर्फ कबाब नहीं खाने चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा साबित होते हैं। सो मैंने छोड़ने के बारे में ही सोच रही थी, आप मेरी वजह से इन्हें किसी मुसीबत में न डालें, वो अजीब से अंदाज में बोली थी। जबकि बाला हैरान हुआ था, वो इसके मतलब बेला का ऐसी बातें कर रही थी जैसे वो शादी के बाद इसे इसके महके लेकर आया हो। बेला का इतना बदलाव इसे समझ नहीं आ रहा था, क्या वो भी इसकी शादी को कबूल कर चुकी थी? ऐसा कैसे हो सकता था? बेला की अम्मी का इसकी मोहब्बत को समझना एक अच्छा सिग्नल था, लेकिन बेला जिस तरह से इसके सामने कभी पानी, रोटी और कभी स्वीट रख रही थी, वो इसके लिए हैरानकुन था। वो ज़्यादा बोल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी इसका अंदाज सब कुछ उताया हुआ था। अच्छा, तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि ये नुकसानदा होता है, और मैं जो इतने सालों से सर पीट रही हूँ इसका क्या? अम्मी इसे घूर कर बोली, तो वो खिलखिलाकर हंसी थी। अच्छा बाबा, मान ली ना आपकी बात, अब छोड़ें। जो भी चीज़ लूंगी रोटी के साथ लूंगी, आप मुझे छोड़ें, आप अपने दामाद की फिक्र करें, ये बिरयानी की डिश मुझे पास करें। वो खुद ही उठकर बिरयानी लेकर इसकी प्लेट में निकालने लगी थी, जबकि वो हैरान हो रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी, ये सब कुछ इतना सीधा नहीं था जितना दिखाया जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि रुबाब के हाथ में जायका और जादू था, लेकिन बिरयानी बेला भी बहुत अच्छी बनाती थी। वो अपनी सोचों में मसरूफ बेला को देख रहा था जब इसे अपनी अम्मी की तरफ से अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, फिक्र ना करें, मैं शादी के बाद खिलाऊंगी ना इनको, मुझे सब कुछ बनाना आता है। वैसे आपको क्या पसंद है खाने में? उसकी प्लेट में सलाद डालते हुए बोली। तो बाला से अब मजीद कुछ ना खाया गया था। पहले इसे सिर्फ शक था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब इसे यकीन हो रहा था कि कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। कोई तो खिचड़ी पक रही थी। मुझे वो सब कुछ पसंद है जो तुम बनाओगे और मुझे खिलाओगी। है काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे निकलना है। वो क्या है ना कि कबीले में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे में मुझे वहाँ बिठाकर पता नहीं कौन कौन सी तरह तरह की रस्में की जाती हैं। हम कल मानियाँ करेंगे, परसों मेहंदी, और इससे अगले दिन हम बारात लेकर आ जाएंगे। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। वो एक नजर बेला को देखते हुए अब इनकी तरफ मुतवज्जो हुआ, जो इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। बेटा इतनी जल्दी? हमें थोड़ा वक्त चाहिए तैयारी करने के लिए। मेरा मतलब है, मैं तो नहीं जानती थी ना इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा वक्त हम सब्र कर लेते हैं। कोई हफ्ता 10 दिन का वक्त होना चाहिए ना, आखिर हमने बेटी देनी है। अरे नहीं नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई ने तो कहा है कि सब कुछ हो जाएगा, और फिर मुझे भी नहीं लगता कि निकाह वाली बात 7 दिन तक छुपानी चाहिए। अम्मी पता नहीं क्या क्या कहने वाली थी, जब अचानक बेला बोल पड़ी। अब की दफा बाला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। बेला बेटा तुम चुप करो, ऐसे मामलों में लड़की नहीं बोलती। उन्होंने सख्ती से कहा था, शादी के मामले में वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती थी। अरे नहीं अम्मी, मैं तो बस भाई की बात दोहरा रही हूँ, भाई से पूछ लीजिएगा एक दफ़ा, हो सकता है इनका इरादा कुछ और हो। वैसे भी उन्होंने खुद मुझसे बात कही थी, तभी तो मैं कह रही हूँ। बाकी इनका नंबर तो है भाई के पास, भाई आपको रात को कॉल करके बता देंगे। वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी शादी के नाम पर। हालांकि बाला को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा था कि ये एक्साइटमेंट शादी की नहीं बल्कि किसी और चीज़ की है। हाँ, लेकिन इसकी बात पर मुस्कुराकर इसने सर हिलाया था, यानी कि वो इसकी और इसके भाई की हर तरह की प्लानिंग को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मासी मुझे छोड़ दो, हाय मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। वो कुर्सी पर बंधा हुआ बुरी तरह से रो रहा था, तड़प रहा था, जबकि वो दोनों अपने कान बंद किए आराम से बैठे इसे देख रहे थे। बच्चों की तरह रोना बंद करो रागा डाकू, ये तो तुम भी जानते हो कि तुमने बहुत कुछ किया है, तो तुम्हें छोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि तुम पुलिस की हिरासत से भागे हुए एक डाकू हो। आज नहीं तो कल तो पुलिस ने तुम्हें पकड़ ही लेना है। इस तरह ये नाटक करना बंद करो और होश में आ जाओ। हम जानते हैं कि इस वक्त तक तुम्हारा शराब का नशा भी उतर चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि सीधे होकर हमारी बात सुनो, और वरना तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हम तो यहाँ तुम्हारे बहुत ज्यादा फायदे की बात करने के लिए आए हैं। वो जो अपने ही ड्रामेबाजी में लगा हुआ था, इसकी बात सुनकर हैरान होता नॉर्मल हाथ में बैठ गया। इसके हाथों को पीछे की तरफ हथकड़ी से कुर्सी के अंदर बांधा गया था, ताकि किसी भी तरह से वो छूट ना जाए। जबकि इसे कंधों पर दर्द भी हो रहा था, लेकिन इन लोगों की बात सुनकर हैरान होता वह आपकी लेकिन इन लोगों की बात सुनकर हैरान होता वो अब इनके चेहरे देख रहा था, जो एक दूसरे को देखते हुए इसे अक्सर मकसद की तरफ लाने में लग गए थे। मुझे पता था फायदे की बात सुनते ही तुम्हारा सारा नशा भी उड़ जाएगा और रोना धोना भी बंद हो जाएगा, साबा ने हंसते हुए कहा, जबकि वो किसैनी अंदाज में सरासा सच रखकर फिर से इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया था। हम तुम्हारे फायदे की ही बात करेंगे, फिक्र मत करो। जरा सोचो, अगर तुम्हारा ऊपर से हर तरह का केस खत्म हो जाए, पुलिस को जो जगह जगह तुम्हें ढूंढ रही है तुम्हारी तलाश अचानक खत्म कर दे, और सिर्फ इतना ही नहीं और भी बहुत सारे फायदे की बात करते हैं। जितना लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन रहे हैं, लोगों को हम गिरफ्तार कर लें, इन पर झूठे केस लगाकर इन्हें अंदर कर दे, वो लोग कभी भी तुम्हारी जान को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी ना सके। चलो इससे भी ज्यादा फायदे की बात करते हैं। वो जो हैद से इन लोगों की को देख रहा था, आखिरी बात पर जरा हैरान होता पूरा का पूरा कान लगाकर बोला, फर्ज करो कि कुछ ऐसा हो जाए कि तुम डकैत कबीले के सरदार बन जाओ, एक दफा फिर से बादशाही तुम्हारे हाथ आ जाए, एक दफा फिर से तुम इस जगह पर हुकूमत करने लगो जो तुम्हारी थी। अब की दफा इंस्पेक्टर साहब के चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई थी, जबकि रागा डाकू तो आंखें फाड़े से देख रहा था, जैसे इसकी बात का मतलब समझा ही ना हो, और अगर समझा भी हो तो यकीन न कर पाया हो। हाँ बिल्कुल ठीक सुना तुमने, यही कहा है मैंने कि अगर तुम दोबारा से डकैत कबीले के सरदार बन जाओ तो तुम लोग मुझसे करवाना क्या चाहते हो, इसकी तरफ तुम लोग मुझसे क्या करवाना चाहते हो, इसकी तरफ आओ। डकैत कबीले का सरदार तो मैं तब तक नहीं बन सकता जब तक दिलावर जिंदा है, इसलिए मुझे ये झूठी उम्मीद लगाना बंद करो। तुम लोग चाहते क्या हो, क्या करवाना है तुम लोगों ने मुझसे? तुम्हारी शक्लें देखकर लग रहा है कि तुम लोग मुझसे कोई बड़ा फायदा उठाना चाहते हो। कुछ ऐसा है जो तुम लोगों को आसानी से नहीं मिल रहा, इसलिए तुम मुझसे हर तरह का केस खत्म करने की बात कर रहे हो। मैं बोला तुम लोगों को क्या दे सकता हूँ? एक खतरनाक तरीन डाकू जिसके तुम लोग दुश्मन हो, जिसकी भलाई के बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते, जिस पर तुम लोगों को इतना बड़ा इनाम मिलने वाला है, इसे छोड़ने की बात करते हुए तुम्हारी जान जानी चाहिए, और यहाँ पर तुम प्लानिंग कर रहे हो। इतना तो मैं समझ रहा हूँ कि मुझे तुम लोगों को जो भी प्लान कर रहे हो इसमें फायदा तुम लोगों का ही है, मेरा नहीं। तो सीधा सीधा बताओ कि
क्यों मुझे यहाँ पर लेकर आए हो और मुझसे तुम लोगों को क्या हासिल होगा। वह जैसे असल मुद्दे की तरफ आया गया था। डील दोनों हाथों से होती है रागा डाकू, और यकीन जानो हम भी दोनों तरफ से हाथ मिलाना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि तुम्हारा फायदा करवाएंगे तो हमारा भी तो फायदा होगा। हम कबीले पर हमला करना चाहते हैं, कबीले की सारी औरतों बच्चों को गिरफ्तार करना चाहते हैं। हम जानते हैं कबीले के मर्द वैशी हैं और बिना सोचे समझे गोलियां चलाएंगे, हमारा नुकसान होगा। हम जानी नुकसान नहीं चाहते, बल्कि इस प्लानिंग के साथ हम डकैत कबीले के सारे डाकुओं को गिरफ्तार करना चाहते हैं। हमारा मकसद इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाना है। तुम्हारे होते हुए हमें नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन जब से सरदार दिलावर वहां का सरदार बना है हमें नुकसान हो रहा है। इस इंसान ने हमारी वर्दियों पर सवालिया निशान छोड़ दिया है, इसकी वजह से हमें बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम इस मामले में तुमसे मदद लेंगे और हमें यकीन है कि तुम हमारी मदद जरूर करोगे, क्योंकि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। जो तुमसे छीना क्या है तुम्हें वापस मिल जाएगा। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या है एक बात याद रखो, जिस आदमी की बात तुम लोग वो चील से ज्यादा तेज निगाह रखता है और चीते से ज्यादा तेज रफ्तार। तुम लोगों की प्लानिंग ही तुम लोगों की मौत की वजह बन सकती है। राका डाकू ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में इन्हें दिलावर के गुस्से की इंतहा समझाई थी। हम हर चीज सोचो समझ कर रहे हैं। तुम बताओ तुम्हें अपनी सरदारी वापस चाहिए या नहीं? क्या तुम एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहते हो या नहीं? इस इलाके के रग रग में एक दफा फिर से रग रग में अगर रग रग में एक दफा फिर से अगर तुम्हारा डर पैदा हो जाए तो मुझे मंजूर है। जो तुम लोग को होकर मैं करने को तैयार हूँ। वो जैसे बात ही खत्म कर गया था, जबकि साबर और कामरान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। बड़ी आसानी से उन्होंने इस आदमी को अपनी बातों की जाल में फंसा लिया था। हाल वो वापस कबीले में दाखिल हुआ तो कबीले में अच्छा खासा शोर शराबा था, ढोल बज रहे थे, जबकि वह सब लोग फिर से महफिल जमाए हुए बैठे हुए थे। बल्कि आज तो खास किस्म का नाच गाना भी हो रहा था। वहां दुआम बहुत ज्यादा इन सब चीजों को एंजॉय कर रही थी। सरदार भी वहीं बैठा पूरी तरह से दुआम के चेहरे की तरफ मुतवज्जो था। इसके चेहरे की मुस्कुराहट तो वैसे भी इसकी जान ले लेती थी। इसे ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए वो बाला की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो सीधा आकर इसके पास बैठा था। कुछ मजा नहीं आ रहा, हल्की फुल्की सी फायरिंग करें क्या? वो हल्का सा सरदार के कान के करीब झुकते हुए बोला तो सरदार की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मतलब साफ था कि इसकी अम्मी शादी के लिए मान चुकी हैं। सब कुछ ठीक रहा? क्या कहा उन्होंने तुमसे? किस तरह के सवाल किए? और शादी के बारे में इन लोगों ने क्या कहा? क्या इरादा है? कब तक रुखसती करेंगे? और कोई मसला तो नहीं बनाया? सरदार ने सीरियस होकर इसे सवाल जवाब शुरू कर दिए थे। रुखसती तब करेंगे जब हम चाहेंगे। उन्होंने कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं किया। बहुत अच्छे से मिली है मुझसे, मुझे तो बड़ी प्यारी खातून लगी। लेकिन वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया तो सरदार ने इसे घूरा था, जबकि वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ गड़बड़ है मेरे भाई, कुछ गड़बड़ है। कोई तो खिचड़ी पक रही है दोनों बहन भाइयों में। कुछ ऐसा है जो हमसे छुपा हुआ है, हमसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। बेला का अंदाज आज वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। मेरा मतलब है जबरदस्ती निकाह, इसके बाद जबरदस्ती रुखसती। इतना सब कुछ होने के बाद बेला इतनी नॉर्मल थी, यहाँ तक कि अपनी ही शादी के बारे में खुलकर बात कर रही थी। रुखसती भी जल्दी चाहती है वो। हाँ, तो इसके पीछे वजह ये भी तो हो सकती है कि वो तुम्हारी मोहब्बत को समझ रही हो। तुम गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो सकता है इसने इस रिश्ते के बारे में सोचा हो और इसे तुम अपने लिए पसंद आ गए हो। सदाने से कुछ और समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बाला ने नफे में सिर हिलाया। वही तो पसंदगी मुझे इसकी निगाहों में कहीं नजर नहीं आई। हाँ, लेकिन इसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो है जब वो लोग करने वाले हैं। ये सब कुछ इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। बेला की अम्मी सीधी सादी खातून है, मुझे काफी पसंद आई, लेकिन बेला सीधी सादी नहीं है, कोई खिचड़ी पक रही है। मैंने कह दिया कल मानियो परसों मेहंदी और इसके अगले दिन रुखसती करेंगे। कह रहे थे कि सोचकर जवाब देंगे। देखता हूँ कब तक फोन आता है। जब तक बेला को इस चीज पर कोई एतराज नहीं है तो वो फौरन रुखसती का बोल रही थी। दुल्हन का शादी के लिए राजी होना समझ में आता है, लेकिन इतना ज्यादा राजी होना समझ में नहीं आ रहा। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे शादी की नहीं है जितनी से हो रही है। खैर, मैं डांस करने जा रहा हूँ। मेरी मनकुहा शादी के लिए तैयार हो गई है। मेरे लिए तो खुशी की बात है। वो उठते हुए इन लोगों के साथ ही उठ गया था जो इसे जबरदस्ती बीच में लाते डांस करवा रहे थे। कल तक तो नहीं, लेकिन अब बाला भी शादी को लेकर कुछ हद तक एंटरटेन होने लगा था। इन सबके बीच में वो इन्हीं के अंदाज में हाथ बुलंद करता खुद को हल्का हल्का मूव कर रहा था, जैसे अब इस शादी में इसे मजा आने लगा था। जबकि सरदार गहरी सोच में पड़ गया था। वो इस शादी में किस तरह की कोई गड़बड़ नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इस मामले में रेयान किसी तरह की कोई चालबाजी करे, लेकिन रेयान अपनी औकात दिखा रहा था। वो बेईमानी कर रहा था। वो अपनी सोचों में गुम था जब जबरदस्ती तो हम इसका हाथ थामते हुए घसीट कर बाला, जुमरू और मीरू के बीच ले आई थी। मेरी शादी है कमीने, दोस्त जरा नाच के दिखा। कोई मजाक थोड़ी है, तेरा भाई दूल्हा बन रहा है। बाला भी जबरदस्ती से खींचते हुए बोला था, खोते इंसान मुझे परेशानी हो रही है, तुझे नाच गाने की पड़ी है। अगर रेयान ने सचमुच में कोई गड़बड़ कर डाली तो इसकी इतनी औकात नहीं कि वो कुछ गड़बड़ कर सके, लेकिन फिर भी अगर इसने कोई गड़बड़ कर ही डाली तो भी बारात यहाँ से जाएगी और वापस भी जरूर आएगी। अब वही होगा जो हम चाहेंगे। मेरी दुल्हन राजी है, मुझे और किसी की हाँ की जरूरत नहीं। अब तो दुल्हन खुद भी इनकार करे तो भी बारात ना रुकेगी और ना ही इन लोगों की कोई भी चाल कामयाब होगी। इसलिए तुम बेफिक्र हो जा। मुझे अपने यहाँ से दाल दिलदार पर पूरा भरोसा है। वो सब कुछ संभाल लेगा। वो सरगोशी ने आवाज में बोला तो सरदार कहकर लगाकर हंसा था। हाँ भाई, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं तो तेरे या सरदार को भूल ही गया था। इसके होते हुए तो कोई टेंशन है ही नहीं। बारात जाएगी और धूमधाम से जाएगी। अगर इन लोगों ने कोई चालबाजी की तो हम भी थोड़ा बहुत दिमाग इस्तेमाल कर लेंगे। वो आंख दबाकर अपनी जेब पिस्तौल से निकालते हुए आसमान की तरफ कहता है। झटके में दुआम को पकड़कर अपने सीने से लगा चुका था, जबकि अगले हीले में फायरिंग के साथ दुआम ने अपने कानों पर हाथ रख ले दिया। इसकी फायरिंग के साथ ही सब लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। दुआम इसके सीने पर लगी बुरी तरह से कांप रही थी, लेकिन आसमान पर रोशन होते सितारे देखकर वो हाथ थोड़ी देर में इसके सीने से निकालकर ऊपर देख रही थी। साजिशें रची जा रही हैं, प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है, लेकिन अब किसकी प्लानिंग कामयाब होनी
है ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। रात तकरीबन 11:15 बजे का वक्त था। अभी तक महफिल जमी हुई थी, हर तरफ शोर शराबा था, जबकि सरदार के नंबर पर कॉल आई थी। इसने मोबाइल फोन पर चमकता हुआ इंस्पेक्टर रियान का नंबर देखा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? 2 नंबर पुलिस वाले। शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? मैं सोच रहा था कि सारी रस्में एक साथ ही करते हैं, निकाह तो हो ही चुका है, तो लंबे चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा रस्में नहीं करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल शादी की 4-5 रस्में होती हैं इन्हें हम करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हमारे कबीले की सबसे बेहतरीन शादी हो। अब अपनी बहन के हवाले से कुछ ना कुछ होप तो तुमने भी सजाए होंगे, तो क्या इरादा है तुम्हारा? वैसे हम तुम्हारी वालदा की तरफ से जवाब के मुंतजर हैं। क्या फैसला किया है उन्होंने शादी के बारे में? बता दो हमें, ताकि हम इनकी मर्जी के मुताबिक ये सारे फंक्शन अरेंज कर लें। वैसे हमारे यहाँ तो छोटी मोटी रस्में और हल्ला गुल्ला शुरू हो चुका है। सरदार ने फोन कान से लगाते हुए इसे बता दिया था कि वो इसका किसी भी तरह का कोई बहाना सुनने के लिए हरगिज राजी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ दिलदार, मैं भी इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता था। जैसे तुम लोग मुनासिब समझो वैसा ही करो, मैं भी ज्यादा रस्में नहीं करना चाहता, लेकिन बहन का मामला है, जो छोटी मोटी रस्में होती हैं वो तो हम करेंगे ही। वाला खुद ही बताकर गया है कि करमाइयों की रस्म करनी है, इसके बाद मेहंदी की और इसके बाद रुखसती की, तो हम भी इसी हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं। बाकी जहाँ तक रस्में एक साथ करने की बात है तो मुझे ये बात मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रस्में अलग अलग ही हों। रुखसती के बाद ही वो दोनों साथ रहें। वो फरसुकून अंदाज में बोल रहा था, अंदाज ऐसा था जैसे वो इनके हुक्म का गुलाम हो और वही कर रहा हो जो वो चाहते हैं, जबकि इसकी इतनी फरमादारी पर दिलदार थोड़ा सा हैरान भी हुआ था। चलो ठीक है, जब तुमने हमारी इतनी सारी बातें मान ही ली हैं, तो अगर रस्में एक साथ नहीं भी होंगी तो भी कोई बात नहीं। तुम लोग अपनी तैयारी करो, कल फिर हम मानियों कर लेंगे, और बाकी जिस तरह की रस्म आएगी वैसे ही होता रहेगा। हम जुम्मे के दिन बारात लेकर आ जाएंगे। वो पुरसुकून अंदाज में बोला था, जबकि सरदार मजीद लंबी बात करने के बजाय इसे अलविदा कहकर फोन बंद करके दोबारा से कबीले वालों की तरफ मुतवज्जो हो गया था, जो पूरी तरह से बाला की शादी एंजॉय कर रहे थे। बाला बिल्कुल ठीक कह रहा था। कुछ तो खिचड़ी पक रही थी, कुछ तो ये लोग कर रहे थे। इनके अंदाज में ऐसे नहीं थे जैसे होने चाहिए थे। रियान अकरम का इस कदर नॉर्मल होना और फिर यूं अचानक शादी के लिए मान जाना बात को कोई और ही रंग दे रहा था। रियान से बात करके वो अंदाजा लगा चुका था कि ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना बनाकर पेश किया जा रहा है। वो परसुकून होकर वापस इन सब में आकर बैठा इन्हें इनकी मस्तियां करने दे रहा था। अब दुआ भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। ये मानियों की रस्म में क्या होता है और तुम क्या करने वाली हो सजन सही? कल होगी तुम्हारी ये रस्म, इसके बाद अगले दिन मेहंदी। वैसे ये मेहंदी की रस्म तो लड़कियों की होती है ना, हम क्या करेंगे इस रस्म में? से अगले दिन रुखसती होगी और इससे अगले दिन वलीमा करवाएंगे। क्या ख्याल है? वैसे देखते हुए बोला था, जिस पर दुआ में एक्साइटेड हो गई थी। अरे मानियों में ना हल्दी उपटन लगाते हैं, जलेबियां होती हैं, पकौड़े होते हैं, मिठाइयां होती हैं, और दूल्हे को शादी से पहले थोड़ा सा दिखाया जाता है, दुआएं खैर होती है, बस यही सब कुछ। और मेहंदी लड़कों की भी होती है, सिर्फ लड़कियों की नहीं होती जनाब, और मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हर चीज कर लूंगी। वो मजे से बोली थी। ये लोग जो ये तुम लोग परसों कर रहे थे वो कल सुबह दोबारा करना है। हल्दी उपटन वाली बात पर इसने यही अंदाजा लगाया था कि जो रस्म पहले हो चुकी है वो दोबारा करने वाले हैं। ओहो डाकू जी, वो तो बस एक फेस पैक समझ लीजिए जो मैंने दूल्हा बनने से पहले अपने भाई को लगवाया था। कल की जो रस्म होगी ना, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होंगी। सबसे पहले तो इसमें आए हुए मेहमानों को कुछ अच्छा सा खिलाया पिलाया जाता है, दुआएं खैर की जाती है ताकि शादी अच्छे से हो जाए, सदका दिया जाता है ताकि हर तरह की मुसीबत टल जाए। वो इसी तफसील से बता रही थी, जबकि सदा ये सोच रहा था कि ये रस्म वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना तो वो समझ चुका था कि रियान अकरम कोई ऐसा सीधा साधा बंदा नहीं है। वो जलेबी की तरह टेढ़ा है और इस मामले में कोई इस पर किसी भी तरह का इतबार नहीं कर सकता। रियान अकरम एक शातिर पुलिस वाला था, इसमें कोई शक नहीं था। वो अपनी काबिलियत से बहुत कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन अफसोस की बात इसके सामने इसका शादा दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन सरदार को लग रहा था कि रियान अकरम इस पर अकेले हमला नहीं करने वाला। जितना वो परसुकून था और जिस तरह वो अपनी ही बहन की शादी करवाने पर आ गया था, मतलब साफ था कि इसके पीछे बहुत बड़े हाथ है जिन पर एतबार करके वो गलती कर रहा था। और ये तो इसे आने वाले वक्त में पता चलना था कि सरदार के साथ पंगा लेना तो बहुत दूर की बात, पंगा लेने के बारे में सोचना भी खतरनाक है। माशाल्लाह माशाल्लाह बाजी, ये तो कमाल हो गया। आप लोगों ने तो मुझे कानो कान खबर भी नहीं होने दी कि आप लोग बेला की शादी कर रहे हैं। इतनी जल्दी यूं अचानक शादी? मैं तो हैरान रह गया। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला तो मोहल्ले के बच्चे ने आकर मुझे बताया कि मोहल्ले में शादी है। मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया कि शादी किसकी है, लेकिन जब इसने ये बताया कि हमारी बेला की शादी है, मैं तो दरवाजा को ताले लगाए बगैर ही यहाँ पर आ गई। कौन है लड़का, कहाँ का है? वो भी कोई डॉक्टर है क्या बेला की तरह? शर्मिला हाला इनके पास बैठकर इनसे सवाल जवाब करने लगी, जबकि अम्मी नरमी से इसके सारे सवालों के जवाब दे रही थी। हाँ शर्मिला, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। मुझे लगा कि तुम अब तक अपनी बेटी के ससुराल में ही होगी, तभी तुम्हें तंग नहीं किया। आप सुनाओ, तुम्हारा दामाद कैसा? ठीक है माशाल्लाह, बेहतर है। टांग टूटी है, लगने में वक्त तो लग ही जाएगा। अल्लाह पाक इसे अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आप बस बताएं कि शादी इतनी जल्दी क्यों हो रही है? वो दोबारा इन्हें इसी मौजू पर ले आई थी। बस वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए हम फौरन शादी कर रहे हैं। माशाल्लाह से निकाह हो चुका है। आज दोपहर में मोहल्ले के लोगों को बुलाकर छोटा सा मायूं का फंक्शन है। कल मेहंदी होगी और वो तफसील से इसे बताने लगी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है बाजी। बेटी जल्दी अपने घर की हो जाए। लड़का डॉक्टर होगा हमारी बेला की तरह। नहीं डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। तुम यहाँ बातों में मत लग जाओ, जाओ जाकर काम देखो। रुबाब तैयारी कर रखी है मानियों की। मोहल्ले की कहीं लड़कियां भी आई हुई हैं मदद के लिए, तुम भी लग जाओ काम पर। जैसे मामला खत्म करना चाहती थी। सुबह से कहीं लोग इनके पास आ चुके थे। जब उन्होंने मोहल्ले में ये खबर की थी कि आज शाम को वो बेला की मानियों की रस्म कर रहे हैं, सुबह से कहीं लोग आ चुके थे इनसे तरह तरह के सवाल करने के लिए, लेकिन वो सबको मुनासिब जवाब दे रही थी। वो किसी तरह का कोई हंगामा नहीं चाहती, इसलिए
इसीलिए कोशिश यही थी कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। वो अल्लाह की रज़ा में खुश रहने वाली औरत थी और वो बेटी के मामले में भी हर चीज़ अल्लाह के सपुर्द कर चुकी थी। बेशक इनकी बेटी की ज़िंदगी का जो भी फैसला हुआ था वो बेहतर ही था। हर काम में अल्लाह की कोई न कोई बेहतरी होती है, ये जानकर वो इस रिश्ते में भी अल्लाह की तरफ से रज़ामंदी समझकर पूरी तरह से शामिल हो रही थी। माज़ी, तुम्हारा मेहमान कब तक यहाँ रहने का इरादा रखता है? यूसुफ, इसे कब भेज रहे हो यहाँ से? तुम्हें नहीं लगता कि बच्चे भी परेशानी का सामना कर रहे हैं? बच्चे धूप में ना खेलें इसलिए वो कमरा खोल कर दिया था, लेकिन बच्चे फिर भी धूप में ही खेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस मेहमान की वजह से। तुम जानते भी हो कि बालक को सख्त धूप में गर्मी दाने हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें तो बस मेहमान की फिक्र खाई जा रही है। यूसुफ इसके पास आकर बैठा तो इसने इसका ध्यान बार की तरफ खेलते भाला और दाल की तरफ लगाया था। हाँ, मैं आज बात करने का इरादा रखता हूँ इससे। काफी दिन हो गए, मेरा खुद भी आमना सामना नहीं हुआ, ना जाने कहाँ होता है। सच कहूँ तो परसों तो मुझे लगा था कि कहीं चला गया है, लेकिन मैंने शौकत से पूछा तो इसने कहा कि रात को वापस आ जाता है। खैर, मैं आज बात करता हूँ इससे, कब वो जाने की तैयारी कर रहा है। अब मेहमान है तो क्या सर पर ही बिठा ले। मेरा ख्याल में इतने दिन तक ये मेहमान नवाजी की जा सकती है। यूसुफ भी जैसे अब ये मामला खत्म करना चाहता था। अब तो रागा डाकू बिल्कुल भी ठीक लग रहा था, इसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, चलते फिरते भी आसानी थी और शायद अब ये लोग इसके पीछे लगे हुए थे। वो भी इसका पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन रागा डाकू तो यहीं होकर रह गया था। हाँ, बात करो इससे और जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से दफा करो। इसकी वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। कल भी सरदार कह रहा था कि इसका कमरा मेहमानों को दे दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग खुलकर बात नहीं कर सकते। हाँ, मैं बात करता हूँ आज ही से। और तुम बच्चों को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? बच्चों की भला कौन सी ऐसी बातें हैं जो छुपकर या खुलकर करेंगे? इनके नखरे बढ़ रहे हैं। यूसुफ ने कहा तो सरदार हल्का सा मुस्कुराया था। वो बच्चे नहीं है, बड़े हो रहे हैं। जवानी की दहलीज पर पहला कदम पर रहा है इनका यूसुफ। यहाँ वक्त हमने भी गुजारा है और एक साथ गुजारा है। मैं तुमसे और तुम मुझसे हर बात करते थे और यूं ही छुपकर ही बात करते थे, ताकि हम अपनी बात किसी तीसरे के कान तक ना पहुंचने दे। लगता है अपना वक्त नहीं याद तुमको। सरदार मुस्कुराकर बोला तो यूसुफ उठ खड़ा हुआ था। वहाँ याद है बाबा, सब कुछ याद है। करता हूँ बात रागा डाकू से, इसे कबीले से बाहर निकलने का इंतजाम करता हूँ। वो कहते हुए निकल गया था, जबकि सरदार भी रात की डकैती की तैयारी करने लगा था। आज रात को एक बहुत बड़ी डकैती करने वाले थे। कहाँ होते हो तुम आजकल रागा? मैं 2-3 दिनों से तुमसे बात करने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम तो मिल ही नहीं थे। लगता है अपनी कोई मसरूफियत ढूंढ ली है तुमने। है सरदार का हुक्म है कि तुम अब कबीला छोड़कर चले जाओ। मेरा मतलब है हम तुम्हारी इतनी ही मेहमान नवाजी कर सकते हैं जितनी के कर चुके हैं। अब तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। मेहमान इतने दिन भी बैठा अच्छा नहीं लगता और अब तुम्हारे जख्म भी बढ़ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि तुम पुलिस वालों की नजरों में हो और जो लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं वो भी खामोश हैं। तो अब तुम्हें अपना कोई ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। सरदार को हरगिज नहीं पसंद के बच्चों पर बात आए, और तुम तो जानते हो कि ये कमरा हमने तुम्हें दिया हुआ है, ये सरदार और बाला का था। बाला ज्यादा देर तक धूप में नहीं चल सकता, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए सरदार ने इन्हें ये कमरा दे रखा था। लेकिन अब जब तुमसे यहाँ पर हो, ये कमरा तुम्हारे पास है, तो बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि दूसरे बच्चे बच्चों के खिलौने भी तोड़ देते हैं। कबीले में बच्चों के बीच छोटे मोटे मुकाबले भी चलते रहते हैं। ऐसे में हमने अपने बच्चों को जरा अलग माहौल देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझोगे और जितना जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर पैक करके यहाँ से निकलोगे। यूसुफ ने बिना लगी लपटी रखे इससे कहा था। बच्चों का तो जैसे कोई बहाना ही था इसे यहाँ से निकालने के लिए। यूसुफ, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं कहाँ जाऊँ? अभी तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है, और सच कहूँ तो मुझे अपनी तबीयत भी ठीक महसूस नहीं हो रही है। मुझे अभी कुछ दिन के लिए मजीद यहाँ रहने की जरूरत है। मेरे दुश्मन खत्म नहीं हुए हैं, वो लोग आज भी मेरी ताक में बैठे हुए हैं। और यकीन जानो, जैसे ही इन्हें पता चला कि मैं यहाँ कबीले में छुपकर बैठा हुआ हूँ, वो मुझे कबीले से बाहर निकलने ही नहीं देंगे, बल्कि फौरन से पहले वो लोग मेरा कत्ल कर देंगे। और पुलिस भी मेरे पीछे लगी हुई है। कुछ दिन पहले मेरा इरादा था यहाँ से जाने का, लेकिन अचानक ही पुलिस वहाँ आ गई। उन्होंने मुझे फायरिंग भी की, और वो तो शुक्र है कि उन्होंने मुझ पर फायरिंग भी की, वो तो शुक्र है कि मैं बच गया। लेकिन सर पर चोट भी लगी है। वो फौरन अपना सर खोलकर इसे दिखाने लगा, जहाँ पर जख्म तो सच में ही था, लेकिन यहाँ तो जख्म सच में ही था, क्योंकि कामरान ने बहुत जोर से इसके सर पर डंडा मारा था। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते मैं वहां किस तरह से बचकर निकला हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुम लोगों पर कोई बोझ बन रहा हूँ। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ज्यादा वक्त तक यहाँ नहीं रहूंगा, बल्कि जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। वो इसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला तो यूसुफ ने आंखें घुमाते हुए बाहर की तरफ कदम उठा दिए थे, जबकि रागा डाकू को गहरी सांस लेकर रह गया। इसका बस नहीं चल रहा था कि सबसे पहले तो यूसुफ को ठिकाने लगाए, जो इसे इसी के कबीले से बाहर निकाल रहा था। है ज्यादा दिन का इंतजार नहीं था, बस कुछ दिनों में ही ये पुलिस वालों ने यहाँ पर हमला कर देना था। वो इन लोगों के उठने बैठने का वक्त तक पुलिस वालों को बता चुका था। वो कब डकैती पर जाते हैं, कौन कौन से दिनों में इनका क्या क्या काम होता है, कबीले से बाहर वो कितनी देर तक रहते हैं, और सबसे खास बात है कबीले के सारे मर्द हजरात कब कबीले से बाहर निकलते हैं। हर चीज की खबर वो पुलिस तक पहुंचा चुका था। वो इसी मामले में पूरी तरह पुलिस वालों का साथ दे रहा था, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ सरदार की कुर्सी थी। और अब तक पुलिस वालों ने जल्द ही इस कबीले पर बड़ा हमला करना था, और फिर ये सब कुछ दोबारा से सीखा होगा। एक दफा वो दोबारा इस कबीले का सरदार बन जाए तो हर चीज इसके कंट्रोल में आ जानी थी।
अगर पुलिस वालों ने यूसुफ के लिए कोई बड़ा कदम ना उठाया तो वो खुद ही से कबीले के बीचों बीच गोली मारकर कत्ल करने का इरादा रखता था, जो इसके सामने सरदार का रौब जमाता था। इसने गुस्से से भाई की तरफ निगाहें डाली तो सामने दिलदार और बाला खेलते हुए नजर आए थे। वो आहिस्ता से अपनी जगह से उठता भाई की तरफ आया था। आजकल वो दिलदार के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा था। वो इतनी मोहब्बत से इसे पेश आता था कि दिलदार खुद ब खुद इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता। यहाँ तक कि आजकल तो वो बाला के साथ भी नरमी दिखा रहा था और बाला भी इसके साथ अच्छे से पेश आ रहा था, जो इसके लिए इसके आने वाले कल को तैयार कर रहा था। हाल ये वाला जोड़ा लो, कितना खूबसूरत है, तुम पर बहुत प्यारा लगेगा। वो रेड कलर का एक खूबसूरत सी फराक से दिखाते हुए बोला था, जो मुकम्मल और खूबसूरत होने के साथ साथ अलग ही डिजाइन में बनी हुई थी। डाकू जी, ये वाली नहीं ले सकती, ये तो दुल्हन का रंग है। मैं पर्पल कलर की लूंगी। आपको तो पता है शादी के दिन ना दुल्हन को सुरख जोड़ा पहनना चाहिए। शादी के दिन इस रंग पर सिर्फ दुल्हन का हक होता है। ना जाने कितनी लड़कियां इस रंग के कपड़े पहनकर दुल्हन के हुस्न को खत्म करने की कोशिश करती हैं। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो कोई और ही रंग पहनूंगी। वो अपनी मर्जी से सूट सेलेक्ट करने लगी थी। हाँ ठीक है, तुम ये वाला मत पहनना, मगर ले लो, ये खूबसूरत है, तुम पर प्यारा लगेगा। वो इसे जोड़े को उठाकर इसके सामान के साथ रख चुका था, जबकि वो एक नजर से देखती नफी में सर हिलाती आगे बढ़ चुकी थी। इसे जामनी रंग का सूट ढूंढना था, क्योंकि इसने फैसला कर लिया था कि वो शादी वाले दिन पर्पल कलर ही पहनेगी। ओहो डाकू जी, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? जाकर जामनी रंग का सूट ढूंढे, ताकि आप तो बिल्कुल मेरी मदद नहीं कर रहे। मैं क्यों लेकर आई थी आपको अपने साथ? वो इसे घूरकर बोली तो सरदार ने आगे पीछे हर तरफ नजरें घुमाना शुरू कर दिया था। इसे जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था शॉपिंग करना। इसे जिंदगी का सबसे मुश्किल काम तो शॉपिंग करना ही लग रहा था। हालांकि शादी से पहले वो दुआम के लिए हजारों ड्रेसेस और हजारों चीजें लेकर आया था, सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक। तब इसे इसकी मर्जी का इल्म नहीं था, लेकिन अब इसे एहसास हो रहा था कि वो हर चीज सोच समझ कर ही लेती है। अगर सरदार के बस में होता तो वो हर चीज को उठाकर रख देता इसके लिए, और फिर वो अपनी पसंद का कुछ भी पहनती रहती। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। मेरा सोना मुखरा मुझे नहीं मिल रहा कुछ भी, और ना ही मुझे लेडीज शॉपिंग की समझ में आती है। वो परेशानी से बोला था। क्या समझ में नहीं आता? पहले भी तो आपने मेरे लिए इतनी अच्छी शॉपिंग की थी ना। आपने सिर्फ एक ड्रेस ही तो ढूंढना है, वो भी जामनी कलर का चाहिए, और ढूंढिए। वो इसे हुक्म देते खुद हर तरफ नजर घुमाने लगी थी, जब सामने की तरफ सरदार की नजर पड़ी, और फिर अगले ही लम्हे इसने दुआम के कंधे को हाथ रखते हुए इसकी तरफ मतवज्जो किया। वो मिल गया तुम्हारा जामनी कलर। बस सामने शीशे की तरफ लगी छोटी सी नाइटी को देखकर बोला था। दुआम का चेहरा लम्हे में सुरखनार हो गया था, जबकि इसने हैरियत से इसे घूर कर देखा था। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी चीजों पर आपकी नजर इतनी जल्दी जाती है? ये पहनूंगी मैं शादी वाले दिन। वो गुस्से से बोली थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें शादी के दिन ये पहनने दूंगा? ये तो तुम आज रात को पहन सकती हो कमरे में, कल भी पहन सकती हो। वैसे भी शादी तो 3-4 दिनों के बाद है ना। हमें पहले क्या पहनना है ये सोचना चाहिए। वैसे क्या ख्याल है? जो जामनी वाला भी अच्छा लग रहा है, इसके पीछे जो गुलाबी वाला है। यहाँ पर कोई दवाओं की दुकान है जहाँ से मैं कोई शर्म की गोली खरीद कर आपको खिला सकूं? ताकू जी, शर्म तो जैसे आप कबीले में ही छोड़कर आए हैं, हो सकता है इस गली से थोड़ा आफाक हो जाए। मैं तुम्हारा फायदा सोच रहा हूँ लड़की, और तुम ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही हो। वैसे अच्छी लगेगी ये तुम पर, मैं लेकर आता हूँ। वो अचानक से कहकर कदम बढ़ाने लगा तो इसने अचानक इसका बाजू थाम लिया था। चेहरा तो इसका ढका हुआ था, लेकिन इसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। एक बात तो आज मुझे अच्छे से समझ में आ गई है कि जिंदगी में दोबारा कभी आपको शॉपिंग पर लेकर नहीं आऊंगी। चले यहाँ से, गंदी गंदी चीजें देखने का शौक रहता है, मजाल है जो कभी मेरी मदद भी कर दिया करे। वो गुस्से से इसका बाजू घसीटते हुए इसे लेडीज सेक्शन की तरफ लेकर जाने लगी, वरना इसे अपने शौक का भरोसा नहीं था। कहीं सचमुच में ही इसके लिए वो बेखुदा सी नाइटीज उठाकर ना ले आए। बेला हल्की फुल्की शॉपिंग करके आई थी, इसने ज्यादा कुछ भी हैवी नहीं लिया था। हाँ, लेकिन कल मेहंदी की रस्म अदा करने से पहले बाला आने वाला था इसे शादी का जोड़ा देने के लिए, जिसके लिए वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन फिर भी इसने सब कुछ करना था जो इसका भाई चाहता था। वो चाहती थी कि इस दफा ये डाकू इनके अंजाम तक पहुंच जाए। आज रात वो जो ड्रेस पहनने वाली थी वो थोड़ी देर पहले ही पसंद करके लाई थी, और फिर आते ही इसने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। इसका मेहंदी का जोड़ा भी आ चुका था। हैरी से ये सब कुछ फजूल खर्ची लग रहा था, क्योंकि शादी तो होनी नहीं थी। फजूल में इसका भाई इतना पैसा जाया कर रहा था। वो जल्दी से अपने कपड़े चेंज करते हुए शीशे के सामने आकर रुकी थी। इसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर वाला का नंबर जब कमाते देखा इसने गहरी सांस ली थी। अस्सलाम वालेकुम। फोन कान से लगाते हुए वो जल्दी जल्दी अपने इयरिंग्स पहन रही थी। मेकअप वगैरह इसने नहीं करना था, बस हल्की सी लबों पर लिपस्टिक लगानी थी। वो इतनी ही तैयारी करती थी। बाकी तो वैसे भी हल्दी उपटन की वजह से इसकी हालत खराब ही होने वाली थी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हो रहा है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा ये नंबर अनब्लॉक कर दोगी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस नंबर से फोन करेंगे। खैर, मैंने आपके सारे नंबर अनब्लॉक कर दिए हैं। जब जिंदगी आपके साथ गुजारनी है तो नंबर से क्या फर्क पड़ता है। खैर, मैं तो अपनी तैयारी कर रही हूँ। आज रस्म है ना, आपकी भी रस्म होगी। हाँ, इधर भी काफी कुछ हो रहा है और तुम्हें देखने का दिल भी कर रहा है। काश ये सारी रस्में एक साथ होती। निकाह तो वैसे भी हो चुका है, तो बेकार में तुम्हारे भाई ने बोल दिया कि सारी रस्में अलग अलग होंगी, वरना साथ बैठते अच्छे लगते हैं ना। हम नहीं नहीं, अलग अलग ही ठीक है। वैसे भी तो परसों रुखसती हो जाएगी, फिर तो सारी जिंदगी साथ ही रहना है ना। वो अचानक से बोली तो बाला की लबों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। हाँ बिल्कुल, सारी जिंदगी साथ ही रहना है जाना, लेकिन तुम्हारी नीयत में खोट है। क्या 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 मतलब है आपकी इस बात का? इसके अजीबोगरीब अंदाज पर इसके जिस्म पर कमकमाहट तारी हुई थी। कहीं वो इसकी प्लानिंग को तो समझ नहीं चुके थे। अरे कोई मतलब नहीं है मेरा, बस यही कह रहा हूँ कि तुम्हें देखकर मेरी नीयत खराब हो जाती है। शुक्र है कि अब अपने बेलगाम जज्बात को रोकना नहीं पड़ेगा। मैं बेताबी से इस दिन का इंतजार करूंगा जब मैं अपने तमाम जज्बात तुम्हारे नाम करूंगा। तुम्हें अपनी बाहें मुंह भरकर तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगा। तुम्हारे रोम रोम पर अपने लब्बों की मेहर लगाऊंगा। तुम जानती हो बेला, तुम्हें देखते हुए मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, और मुझे मेरी मोहब्बत
यूँ मिलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मुझे मोहब्बत पे यकीन तो इसी दिन आ गया था जिस दिन सरदार का निकाह दुआम से हुआ था। जिस शिद्दत से मांगा जाए अल्लाह इसे आपके नाम कर ही देता है। बस चंद दिन की दूरी और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी बाहों में आ जाओगी। तुम जानती हो ये बात सोचकर जैसे मेरी रूह को सुकून उतरता है, जैसे मेरी रूह में सुकून उतरता है। वो अपने दिल की बातें इससे कह रहा था, जबकि बेला के तो हाथों की हथेलियां ही बिकने लगी थी। बेला, तुम बस एक दफा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सारी जिंदगी के लिए अपने सीने में कैद कर लूंगा। वो पता नहीं क्या क्या बोलने वाला था, जब अचानक ही बेला ने फोन कान से अलग करते हुए कॉल काट दी थी। अपने दिल की तेज होती धड़कनों पर वो परेशान हो गई थी। अपने सीने पर हाथ रखते हुए वहीं एक तरफ होकर बैठ गई थी। लेकिन न जाने क्यों अब इसे आईने में देखने से खौफ महसूस हो रहा था। न जाने क्यों वो खुद को दोबारा से शीशे में नहीं देख सकी थी। मासी कबीले पर आज रात को ही बहुत बड़ा हमला होने वाला था। इसने सारी मालूमात इन लोगों को दे दी थी। डाकुओं के आने जाने की टाइमिंग के साथ साथ हर चीज वो लोगों को दे चुका था। इस वक्त कबीले में तकरीबन कोई 50 से 55 मर्द हजरात ऐसे थे जो डकैतियों में शामिल होते थे। इनकी बीवियां, बच्चे, बहनें और माएं सब इस कबीले में ही रहती थी। सरदार दिलावर ने इन बेसहारों को अपने कबीले में जगह दी थी और वो इनका सहारा बना था। वो सब लोग ही हालात से तंग आकर पेशेवर मुजरम बन चुके थे। इन्हें जुर्म की दुनिया से निकालने के लिए दिलावर ने इनके लिए अपने कबीले में जगह रखी थी। यहाँ पर भी वो बेशक कोई अच्छा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो इतना बुरा भी नहीं कर रहे थे कि अपने बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होते। सरदार दिलावर का बस एक ही असूल था, कभी किसी गरीब को नहीं लूटना, कभी किसी मस्कीन या बेसहारा के साथ जुल्म नहीं करना। और इस कबीले के लोग इसी असूल पर चलते थे। आज तक यहाँ पर किसी के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया गया था। बेशक वो सब लोग मुजरम थे, खतरनाक मुजरम थे, लेकिन ये भी हकीकत थी कि वो मुजरम किसी बेअसरा या बेसहारा पर जुल्म करके नहीं बने थे, बल्कि वक्त और हालात ने इन्हें मुजरम बनाया था। और अब वो अपने ही वक्त और हालात का मुकाबला करते थे। जबकि रागा डाकू अलग था, बहुत अलग था। इसे हुकूमत करना पसंद था। इसके लिए गरीब अमीर का फर्क अहमियत नहीं रखता था। जबकि रागा डाकू अलग था, बहुत अलग था। इसे हुकूमत करना पसंद था। इसके लिए अमीर गरीब का फर्क अहमियत नहीं रखता था। इसे बस पैसा चाहिए था, दौलत चाहिए थी और अपनी हवस मिटाने के लिए औरत चाहिए थी, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। इसे सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत थी और इस वक्त भी वो अपनी जात से ही मोहब्बत निभा रहा था। कबीले में बहुत बड़े पैमाने पर हमला करवाकर वो एक दफा फिर से इस कबीले पर हुकूमत जमाना चाहता था। यहाँ की औरतों को अपने मुताबिक चलाना चाहता था। यहाँ के बच्चों को अपनी मर्जी से अपने हुक्म से चलते फिरते देखना चाहता था। इसे पूरा यकीन था कि इसकी हुकूमत का दौर शुरू होने वाला है। आप जा रहे हैं। वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका था जब जायरा की आंख अचानक से खुल गई। थोड़े फासले पर बैठा दिलदार पढ़ाई कर रहा था। कल सुबह इसका पेपर था, जिसकी वजह से इसने खूब सारी तैयारी करनी थी और इसे यकीन था कि इस वक्त तक बाला भी पढ़ाई ही कर रहा होगा। इन दोनों का एक साल पढ़ाई करने का इरादा था, लेकिन इनका कमरा अब तक इस मेहमान ने कब्जे में लिया हुआ था। दिलदार ने कुछ दिन पहले पूछा भी था अपने बाप से कि क्या रागा नामी वो आदमी जो इसके कबीले का मेहमान है वो इसका भाई है, जिस पर दिलावर ने इसे कुछ भी नहीं छुपाया था। बस कह दिया था कि बदकिस्मती से वो इंसान इसका भाई है, लेकिन बेहतर है कि वो इससे दूर ही रहे। और इतने दिनों से वो इससे दूर ही था। अब तो पेपर शुरू हो गए थे, जो वो अपनी तैयारी में मगन था। अगले महीने इनके सालाना इम्तिहानात होने वाले थे। इससे पहले जायरा ने इनके पेपर शुरू करवा दिए थे, जिसमें वो सब मेहनत कर रहे थे। हालांकि जबकि ईशम का काम तो सिर्फ खाना पीना और खेल कूद करने के बस होना ही था। थोड़ी बहुत पढ़ाई कर देती थी, वो भी अपनी माँ की जात पर एहसान करके, क्योंकि इसे पढ़ाई की जरूरत ही नहीं थी। वो इससे पहले जुमात के पेपर लेने वाली थी और ईशम की जहानत ऐसी थी कि इसने अपनी सारी किताबें जुबानी याद करके रखी थी। वो खुद भी हैरान होती थी कि ईशम इतनी लायक थी कि इसे अपनी सारी किताबें जुबानी रट चुकी थी। अब बार बार इन्हें किताबों को पढ़ाकर लिखवाकर ज़ाहिरा ने भी क्या करना था, इसलिए रोज इससे थोड़ा बहुत काम करवा लेती थी, वरना अब इसे अगली क्लास का सबक याद करवाने का वक्त आ चुका था। दिलावर कब से इंतजार कर रहा था कि ईशम कब गहरी नींद में उतरे और कब वो इसे अपने सीने से उतारकर बिस्तर पर लिटाए। अभी वो गहरी नींद में उतरी ही थी कि वो नरमी से इसे अपने सीने से उतारकर बिस्तर पर लिटा था। खुद अपनी जगह से उठकर तैयारी करने के लिए निकल चुका था। आज इन्हें एक बड़ी डकैती पर जाना था। जब जायरा की भी आंख खुल गई, इसने एक नजर दिलदार को देखा था और फिर दिलावर की तरफ मुतवज्जो होगी। हाँ, जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना, दिलदार पढ़ाई कर रहा है, इसे दूध गर्म करके दो, मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा। वो बाहर निकलते हुए बोला था जब जायरा को अजीब सी घबराहट होने लगी थी। आज मत जाए, मेरा दिल घबरा रहा है, अजीब सा महसूस हो रहा है। वो इसे देखते हुए बोली तो दिलावर हल्का सा मुस्कुरा देते, अरे क्यों अजीब सा महसूस हो रहा है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिक्र मत करो, बस 1-1.5 घंटा ही तो लगेगा, तुम भी आराम करो, बच्चों का ख्याल रखो। वो एक नजर से देखता हुआ बाहर की तरफ कदम बढ़ा चुका था, जबकि जाहिरा चाहने के बावजूद भी इसे रोक नहीं पाई थी। अपनी चारपाई पर उदासी से बैठते हुए इसने एक नजर दिलदार को देखा, जो पूरी तरह अपनी पढ़ाई में मसरूफ था। अपनी अजीबोगरीब ख्यालात से तंग आते हुए वो उठकर इसके लिए दूध गर्म करने लगी थी। हल्दी की रस्म बहुत धूमधाम से हुई थी। कबीले में बाला की खूब दुर्गत बनाई जा रही थी। बाला यहाँ बैठा खामोशी से इन लोगों को बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता था। इसे जल्द से जल्द ये कीचड़नुमा हल्दी खुद पर से उतारनी थी। इसके लिए वो कब से इनकी मिन्नतें कर रहा था कि ये लोग इसे यहाँ से जाने दे, लेकिन मजाल थी जब वो लोग इसको सुन रहे हों। आज की रस्म में औरतें भी शामिल थी। बारी बारी सब लोगों ने आकर रस्में अदा करनी थी। और ओ पाजी कदी हंस भी लिया करो, जुमलो इसके पास ओ पाजी कदी हंस भी लिया करो। जुमलो इसके मुंह पर खूब सारी हल्दी मलते हुए बोला, तो इसने घूर कर जुमरू को देखा था, जैसे इसे सालम ही निकल जाएगा। अरे बाजी की तो अभी तक शक्ल रोने वाली बनी हुई है, वो हंसेंगे कैसे। मीनू बिल्कुल जुमरू की तरह इसके मुंह पर खूब सारी हल्दी मलते हुए बोला, तो इसने भी निगाहों का साविया जुमरू से मीनू की तरफ कर लिया था। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने कुर्सी लगाकर सरदार बैठा हुआ था, जिसके सामने ना तो इस कबीले में आज तक किसी की चली थी और ना ही किसी की चलनी थी। ये बात अलग थी कि इसकी बीवी पर कोई भी असूल लागू नहीं होता था। मैं कब तक नहा सकता हूँ, इसने सामने बैठे सरदार को देखते हुए पूछा था। अरे अभी कहाँ,
हाँ तुम नहा सकते हो, अभी तो रस्म शुरू हुई है, एक बड़ी औरत से घूरते हुए बोली थी। अभी कहाँ शुरू हुई है, तकरीबन 3 घंटे से यहाँ बैठा मैं अपनी कमर तोड़ रहा हूँ और आप लोग कह रहे हैं कि अभी शुरू हुई है। ये रस्म खत्म कब होगी? परसों तो ये सब कुछ जल्दी खत्म हो गया था। वो काफी परेशान लग रहा था। इसे जब कहा गया था कि परसों की तरह आज भी इसकी हल्दी की जाएगी तो वो काफी नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था कि चलो कोई बात नहीं, परसों भी तो झेला था, आज भी झेल लूंगा। लेकिन अब तो ये लेकिन आज तो ये झेलने वाला पीरियड कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था। ये रस्म है बेटा, और रस्में ऐसे ही की जाती हैं, रस्में जल्दी खत्म नहीं होती। हो सकता है आज की रात भी लग जाए। औरतों ने खड़ी खड़ी बात बोली थी, जबकि इसकी बात सुनकर तो मानो बाला के होश ही उड़ गए थे। क्या मतलब था इसकी बात का कि वो सारी रात यहाँ बिठा कर रखेंगे इसे? नहीं, इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था वो। देखो मेरे साथ जुल्म मत करो, समझने की कोशिश करो। कल मैंने अपनी बीवी के साथ इसका लहंगा लेने भी जाना है। अगर मैं सारी रात यहाँ बैठा रहूंगा तो सोऊंगा कब? और अगर मैं सोया नहीं तो अपनी बीवी को ताज़ादम नहीं दिखूंगा। अब अगर वो मेरे साथ एक ठीक ठाक डेट भी ना मार सके तो क्या फायदा है? वो परेशानी से इन लोगों को अपना मसला बताने लगा, और मसला सच में काफी संगीन था। देख भाई, हम तेरा मसला समझते हैं, लेकिन तू भी तो हमारा मसला समझ। अब अगर तू दूल्हा है तो हम दूल्हे के घर वाले हैं, और दूल्हे की रस्में तो होती ही हैं, और ये सब कुछ हमारा फर्ज है। अगर हम नहीं निभाएंगे तो कल को लोग बातें करेंगे। तेरा क्या है? तूने तो सारी जिंदगी गुजारी है बेला के साथ। अगर एक दिन तू इसके साथ डेट पर नॉर्मल भी रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तू रस्में ठीक ना करेगा तो शादी को खराब करेगा तो सारी जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। हम भी बहुत मजबूर है इस मामले में, तेरी कोई मदद नहीं हो सकती। आज तो रात तो तेरी बैठे हुए ही गुजरेगी। सरदार वैसे ही तंग पर टंग रखे बोला तो बाला को एहसास हो गया कि वो सचमुच में यहाँ पत्थर पर ही सर मार रहा है, क्योंकि ये लोग तो इसको कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मजबूर होकर वो दोबारा से इन लोगों के बीच बैठ गया, और वो कर भी क्या सकता था। एक दफा फिर से सारी औरतें आकर बारी बारी इसके मुंह पर वही हल्दी लगाने लगी, जबकि वो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि पिछली दफा तो कम हल्दी थी, जो बालों से निकलते निकलते 4-5 दिन लग गए थे। अब तो ये लोग इसे पूरा का पूरा हल्दी से नहला चुके थे, तो न जाने इसकी क्या हालत होगी। मोहल्ले की सारी औरतें बारी बारी आकर इसे हल्दी उपटन लगा रही थी। वो खामोशी से इनके बीच बैठी हुई थी। पीले रंग के सादा से सूट में इसे गुलाबी रंग के फूलों की जुड़ी पहनाई गई थी। वो कभी इस तरह से तैयार नहीं हुई थी। यही वजह थी कि सादा सी तैयारी में भी वो बेतहाशा हसीन लग रही थी। जो भी इसे देखता माशाल्लाह कहे बगैर नहीं रह पाता था। और फिर सब एक ही बात थी कि दूल्हा इससे बहुत मोहब्बत करता है, तभी तो इतना निखार आ रहा है इसके चेहरे पर। जबकि बेला के दिमाग में तो और ही बातें मसलसल चल रही थी। वो मसलसल यही सोच रही थी कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो इसके साथ से हमेशा के लिए ये शोर की तलवार हटने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। दूसरा, इसकी वजह से खतरनाक तरीन कबीला यानी कि डाकू कबीले के खतरनाक तरीन डाकू पकड़े जाने वाले थे। वो अपने आप को ये कहकर मतमीन कर चुकी थी कि वो एक अच्छा काम कर रही है। बेशक किसी का दिल टूटेगा, लेकिन इससे खतरनाक डाकू का दिल टूटना किसी के घर बर्बाद होने से कहीं दर्जा बेहतर है। न जाने कितनों का कत्ल कर चुका है वो खतरनाक डाकू, न जाने कितने लोगों की जान ले चुका है। वो इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन इतना तो इसकी जगह जगह से सुना था कि ये लोग कातिल हैं। कातिल भी ऐसे करते हैं जैसे ये इनका रोजमर्रा का काम हो, और ये इनका रोजमर्रा का काम ही तो था। वो परसुकून बैठी थी जब अम्मी इसके पास बैठी। इसने अम्मी को देखा तो इनकी आंखों में नमी सी थी। अपनी माँ को इस तरह जज्बाती होते देखकर बेला परेशान हो गई थी। अम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मैं कोई आज ही तो नहीं जा रही। वो परेशानी से अपनी माँ का हाथ थाम चुकी थी। हाँ मेरी जान, तुम आज नहीं जा रही, लेकिन ये सोचकर कि तुम मेरे पास अब सिर्फ चंद दिनों की मेहमान हो, बस दिल बढ़ाया। फिर ये सोचकर खुद को ऊपर सुकून करती है कि बेटी तो होती ही पराई है, आज नहीं तो कल से अपने घर बसाने जाना ही होता है। रुबाब भी तो आई है अपने घर बसाने के लिए। ये एक रस्म है जो सबको निभानी पड़ती है। अम्मी प्लीज आप इस तरह से मत रोएं, वरना मैं भी रोने लग जाऊंगी। वो इनके साथ लगते हुए बोली तो अम्मी नरमी से मुस्कुराती इसका चेहरा चूमने लगी थी। अम्मी अपनी माँ को इस तरह से दुखी देखकर बुरा तो लग रहा था। अपनी माँ को इस तरह से दुखी देखकर बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो चाहकर भी अपनी माँ को बता नहीं सकती थी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो तो जगह छोड़ने वाली ही नहीं थी। वो तो कभी भी इन डाकुओं के बीच में नहीं जाने वाली थी, लेकिन ये राज की बातें थी जो अम्मी को नहीं बताई नहीं थी, और ना ही वो लोग बताने वाले थे। बेला को यकीन था कि इसके भाई का ये प्लान कामयाब होगा। वो जानती थी कि वो बाला जैसे खतरनाक डाकू की बीवी बनकर इस कबीले में नहीं जाएगी। इस मामले में वो बिल्कुल बेफिक्र थी। इसे कानून पर पूरा यकीन था, लेकिन अपनी माँ को धोखा देते हुए भी इसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो इसकी माँ सही वो चाहने के बावजूद भी इन्हें कुछ भी नहीं बता सकती थी। इसने एक नजर बाप को ढूंढना चाहा जो अपनी फैमिली के साथ नजर आई थी। इसकी फैमिली को भी आज रस्मों में शामिल किया गया था। इन लोगों को अब तक बताया नहीं किया था कि बेला की शादी किसके साथ हो रही है, लेकिन वो सब लोग रस्म में शामिल होने के लिए वक्त पर पहुंच चुके थे। इनके इशारे पर बाप फौरन ही आगे बढ़ती अम्मी को सहारा देकर स्टेज से उतारने लगी थी। पर हर स्टेज तो कोई खास बनाई ही नहीं गई थी, बस हल्की फुल्की सी तैयारी थी। बाबी बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। इसने पीले रंग का ही लिबास पहन रखा था, बस फर्क यह था कि दुपट्टा इसका हल्के गुलाबी रंग का था। इसकी माँ ने इसे देख देख कर खुश हो रही थी। जिस तरह इसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए ध्यान के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी, वो इसके लिए बहुत ज्यादा खुश थी, बल्कि दिन रात इसके लिए दुआएं मांगती थी। इनकी बेटी की जिंदगी संभल चुकी थी। ध्यान की आंखों में वो अपने बेटी के लिए बेतहाशा मोहब्बत दे चुकी थी, और माँ को इससे बढ़कर और क्या चाहिए था। वो तो दिन रात रूबाब की खुशियों की दुआएं मांगती थी। बस कर दो, अब क्या बच्चे की जान लोगे? रात के 3 बज रहे हैं। सरदार आपकी दफा उठते हुए बोला तो बाला ने मासूम निगाहों से इसे देखा था। ना चाहते हुए भी अब सरदार को इस पर रहम आ ही गया था। नहीं नहीं, अब हम और मस्ती करेंगे, और वैसे भी अभी तो आपने हल्दी नहीं लगाई। दुआम जो बाला को उठते देखकर फौरन इसका बाजू पकड़कर इसे दोबारा बिठा चुकी थी। सरदार को भी बीच में घसीट लाई। हाँ हाँ सरदार, बस तू ही रह गया है, तू भी लगा ले, तू भी कसर पूरी कर दे, फिर मैं आराम से जाऊंगा नहाने के लिए। देख मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इसके सामने सचमुच में हाथ जोड़ गया तो सरदार हल्का सा मुस्कुराकर अपने
अपनी 2 उंगलियों पर थोड़ी सी हल्दी लगाता। इसके पहले इसे लेते हुए चेहरे पर जरा सी हल्दी मलने लगा था कि इसके चेहरे से मजीद हल्दी इसके हाथ में आ गई थी। मैंने तुम्हें लगाई थी, उल्टा तुम्हारी वजह से मेरे हाथ खराब हो गए। वो अपने हाथ को देखते हुए अपना हाथ अचानक ही दुआम के चेहरे पर मल चुका था, जिस पर दुआम का मुंह खुल गया। दुआम जो इतना खूबसूरत मेकअप करके बैठी हुई थी, सरदार की सर पर हैरान रहेगी। डाकू जी, आप कितने बुरे हैं, आपने मेरा मेकअप खराब कर दिया। आपकी तो ऐसी की तैसी। वो अगले ही लम्हे अपनी जगह से उठते हुए दोनों हाथों को बुरी तरह से हल्दी में रंगती अचानक इसके चेहरे पर मल गई थी। जहां सरदार शौक रह गया था, वहीं कबीले का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। अब लगाओ ना दूल्हे, अब लगाओ ना दूल्हे के भाई, अब लगा ना तू दूल्हे का भाई। बाला ने कहकर लगाया था, कमीने में तुझे बचा रहा हूँ और तू मेरी हालत की मजे ले रहा है, तो इसका बल ही नहीं कि तुझे यहाँ से उठाया जाए। वो अपने दोनों हाथों को नीचे रखे प्याले से भरता एक हाथ इसके मुंह पर, जबकि दूसरा हाथ दुआम के मुंह पर लगा चुका था। दुआम का जो पहले ही थोड़ा सा मेकअप खराब हुआ था, अब तो पूरा हल्दी से नहा चुकी थी। डाकू जी, अभी मैंने तस्वीरें भी नहीं बनाई थी, अब आप बच कर दिखाएं मुझसे। वो चिढ़कर कहती, इसका बाजू पकड़कर इसका सर हल्दी वाले बर्तन में घुसाने की कोशिश करने लगी। जबकि वो खुद इसमें कामयाब नहीं हो सकी, तो बाला भी इसका साथ देते हुए पूरी की पूरी बॉल उठाकर इस पर उलट चुका था। तेरी तो ऐसी की तैसी बेगैरत इंसान, आज तो बच के दिखा मुझसे। वो बाला के पीछे भागने लगा था, जबकि बाला अपनी क्षमता देखकर कहीं पला तलाश करने लगा था। अरे मैंने क्या किया है, मैंने सोचा कि मैं दूल्हा बनकर इतना अच्छा लगूंगा तो कहीं तेरी रौनक मेरे हुस्न से कम ना बच जाए, इसीलिए तुझे भी हल्दी लगाकर तेरे चेहरे पर निखार लाने की कोशिश की है। वो आगे भागते हुए बोल रहा था, जबकि सरदार पीछे पीछे आता इसे पकड़ने की कोशिश में इसकी तबीयत साफ करने का इरादा रखता था। जबकि दुआ अपनी शामत भी आती नजर आ रही थी, इसलिए वो फौरन ही सरदार की मदद को आगे आई और बाला को पकड़ने की कोशिश करने लगी। और इसकी इस कोशिश में जुमरू और वीरू भी इसका साथ देने लगे थे। थोड़ी ही देर में रात के 3 बजे कबीले में एक दफा भी इससे शोर शुरू हो चुका था, जबकि वो सब लोग बाला को पकड़कर सचमुच में इसका सर हल्दी के बोल में देते हुए इसे फिर से नहलाने लगे। वैसे तो इसके जिस्म पर कोई ऐसी कोई जगह बची नहीं थी जहां पर हल्दी उपटा न लगाया हो, लेकिन अब शायद दूल्हा बनने की सजा भी दी जा रही थी। कम से कम बाला को तो ऐसा ही महसूस हो रहा था। जबकि इनकी जंग में मीरो जुमरू भी पूरी तरह से हल्दी में नहा चुके थे, बल्कि वो पांचों के पांचों इस वक्त हल्दी की दुकान महसूस हो रहे थे। अरे ठीक से मलना कमीने, सारी हल्दी निकालनी है, तुम लोगों की वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। वो झरने के नीचे बैठा हुआ था जब जुमरू और मीरू से रगड़ रहे थे, क्योंकि हल्दी ना तो इसके बालों से निकल रही थी और ना ही दाढ़ी से। इसका पूरा जिस्म ही चिपचिपाहट से भर चुका था। इसकी तो हालत खराब हो रही थी। इस वक्त भी वो झरने के नीचे बैठा मुसलसल अपने आप को साफ करने की कोशिश में लगा हुआ था, जिसमें मीरू और जुमरू भी इसका खूब साथ दे रहे थे। इनकी ये महफिल फजर तक जारी रही थी और तकरीबन आधे घंटे से वो लोग नहाने में मसरूफ थे, लेकिन हल्दी जो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। इन सब के चक्कर में दुआम की तो फजर की नमाज भी कज़ा हो चुकी थी। अरे यार, कर तो रहे हैं, अभी हल्दी नहीं निकल रही तो क्या करें, इतने लंबे लंबे बाल रखने की जरूरत ही क्या है। बस के बालों को खूब रगड़ते हुए बोला था, जबकि मीरू भी इसकी दाढ़ी से हल्दी निकालने की कोशिश में था। ये तो सचमुच में अच्छा खासा मसला बन चुका था इनके लिए। वो अपने बालों और दाढ़ी को रो रहा था, न जाने नदी पर सरदार का क्या हाल हो रहा होगा। यहाँ पर भी है, यहाँ बालू में भी। वो थोड़ा पानी लेकर इसका चेहरा साफ कर रही थी, बाकी तो वो खुद इसने तकरीबन कोई आधा घंटा पानी में रहकर साफ किया था। जबकि दुआम तो इसकी नदी पर आने के तकरीबन 1.5 घंटे के बाद आई थी। इसने भी अपने जिस्म साफ कर लिया था। इस वक्त वो सादा से गुलाबी रंग के जोड़े में थी, लेकिन इसके बालों में कहीं ना कहीं हल्दी अब भी मौजूद थी। सच यही था कि बालों से हल्दी को निकालना आसान काम नहीं था, और अब वो यहाँ बैठकर इसका चेहरा साफ करने की कोशिश कर रही थी। ना जाने इन लोगों ने हल्दी में क्या मिलाया था कि वो इसकी दाढ़ी से निकल ही नहीं रही थी। वो अपने नाजुक हाथों से इसकी दाढ़ी साफ करने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो निकाल इसके चेहरे पर जमाई बस इसे देख रहा था। फिर आहिस्ता से हाथ बढ़ाते हुए इसके बालों में उंगलियां फेरता इसके बालों से छोटे छोटे हल्दी के जरू को निकालने लगा। अरे मेरी निकल जाएगी, मैं शाम से पहले 2-3 दफा शैम्पू कर लूंगी, और फिर मेरे पास टोटका भी है, आपकी दाढ़ी से निकलना मुश्किल है। वो अब से पूरी तरह से खुद में मगन देकर बोली थी, नहीं सज्जन साईं, तुम मेरी मदद कर रही हो, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, है कि नहीं। वो नरमी से इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए अचानक ही इसके गाल पर अपने लब रख गया तो दुआम ने इसे घूरा था, तुम्हारे गाल पर हल्दी लगी थी। वो नरमी से इसके लबों पर अपने अंगूठा फेरते हुए शरारत से बोला, तो ये कौन सा तरीका है हल्दी निकालने का। वो मुंह बनाकर बोली, ये मेरा तरीका है, मेरे पास भी टोटका है हल्दी निकालने का। आपकी दफा इसके लबों को चूमकर बोला तो इसके घूरने में सावा हुआ था। अब आप कहेंगे कि मेरे होठों पर भी हल्दी लगी हुई है। क्या तुम्हारे होठों पर भी हल्दी लगी हुई है? मुझे तो नजर नहीं आई, मेरा तो बस रोमांटिक मूड ऑन हो रहा था, इसीलिए तुम्हारे लबों को नरमी से महसूस किया। मैं तो देखा ही नहीं कि यहाँ हल्दी लगी है, रुको मैं उतारता हूँ। वो कहते हुए आपकी दफा पीछे इसके लबों पर झुकता, आपकी दफा शिद्दत से इन्हें चूमने लगा था। अरे अभी साफ नहीं हुई। वो जो इसके सीने पर हाथ रखने से खुद से दूर हटाने की कोशिश में थी, दोबारा से अपने करीब करता फिर से इसके होठों को अपने लबों में कैद कर गया था। अरे छोड़े मुझे डाकू जी, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ, आप तो फुल बेशर्मी पर उतर आए हैं, आपकी मदद करनी ही नहीं चाहिए। वो इसे अपना आप छुड़ाने की कोशिश में उठकर वहां से भागने का इरादा रखती थी, जबकि वो इसे दोबारा से अपने पास बिठाता इसकी पुष्ट को अपने सीने से लगा चुका था। यहाँ पे हल्दी लगी हुई है, तुमने तो ठीक से उतारी नहीं। वो इसके गर्दन पर पीछे से झुकते हुए इसके गर्दन को अपने लबू से महकाने लगा। डाकू जी, आप यहाँ से भी साफ नहीं हुआ। वो अचानक ही इसके फ्राक की डोरी खोलते हुए आपकी दफा इसकी कमर पर अपने लबू का लम्स बिखेरने लगा, तो दुआम को अपने ईद की खतरे की कंटियां गूंजती हुई महसूस होने लगी थी। डाकू जी, हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है, इसके बहके बहके अंदाज पर वो परेशानी से कहने लगी।
की रोशनी फैलने लगी थी, बल्कि सूरज की पहली किरणों ने पहाड़ पर अपनी रोशनी बिखेर भी दी थी। हाँ, यहाँ कोई भी आ सकता है। मेरे ख्याल में हमें अपने कमरे में चलकर ये हल्दी वाला प्रोसेस मुकम्मल करना चाहिए। आओ एक दूसरे की मदद करते हैं। मेरे ख्याल में हम दोनों को एक दूसरे की शदीद मदद की जरूरत है। वह अचानक से अपनी बाहों में बढ़ते हुए उठ खड़ा हुआ तो दुआम को इसकी नीयत का खूब अंदाजा हो चुका था। डाकू जी, आज मेहंदी है, बहुत सारी तैयारी करनी है। वो परेशानी से बोली। इसकी आंखों में उतरता हुमार बहुत कुछ बयान कर रहा था। मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा तुम्हारी मदद करने में, वादा करता हूँ। मैं बस तुम अच्छे से मेरी मदद करना। वही दफा वापिस इसके लब्बों को अपने लब्बों में कैद करता खुफिया रास्ते से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा था, जबकि मुसलसल इसकी सांसों का पैरा अपनी सांसों पर महसूस करती वो पूरी तरह से इसके सीने में छुप सी माजी। दिलावर जब से गया था, सायरा अजीब सी घबराहट का शिकार थी। दिलदार बैठा अपनी पढ़ाई में मसरूफ था, जबकि वह वापस चाय पे आकर बैसल दरवाजे की तरफ देख रही थी। फिर अचानक ही उठकर बाहर निकलने लगी। अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? दिलदार ने सिपाही निकलते देखकर सवाल किया था। नहीं, कहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पापा को देखने जा रही हूँ। तुम्हारा ध्यान रखना, तुम ध्यान रखना, इशम कहीं जाग ना जाए। वो कहकर बाहर की तरफ निकलने लगी थी, जब अचानक एक नजर जब वो एक नजर से देखता, हाँ में सर हिलाता तो बारी अपनी किताब में सर दे चुका था। वो बाहर आकर दरवाजे तक आई थी, लेकिन कबीले का रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। इस तरफ कोई भी नहीं था। दूर दूर तक किसी के आने जाने का मकाम नहीं थे। वो अभी तक खौफ में मुंह पुतला थी। न जाने आज वो क्यों इतनी डरी हुई थी, क्यों आज इसे इतनी घबराहट घेरे हुए थी। बाहर आकर इसकी निगाहें बेसाख्ता ही रागा के कमरे की तरफ गई थी, जहां वह दरवाजे के करीब खड़ा था। इसका अंदाज काफी पुरसरार था। वो अंधेरे में कह रही थी, जब शायद इसी वजह से वो इसे देख नहीं पा रहा था। लेकिन वो बार बार बाहर निकलता, आगे तक जाता और फिर वापस आकर कमरे में बैठ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का मुंतजर है। की तरह शायद वो भी इसी की तरह कबीले के मर्दों के वापस आने का इंतजार कर रहा था। वो खामोशी से उल्टे कदम लौटकर अपने हैमे की तरफ आ गई थी। दिलदार अभी बैठा पढ़ाई कर रहा था। कहने को इसका बच्चा अभी बहुत छोटा था, लेकिन इसके होते हुए वो एक तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती थी। आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी कोई कमजोर नहीं रही थी। वो एक बहुत मजबूत सरदारनी थी। इस कबीले की भागदौड़ इसने संभाल रखी थी। हर चीज वो देखती थी। औरतों के मसाइल जो वो खुद सरदार तक नहीं पहुंचा सकती थी, इनकी जिम्मेदारी इसने ले रखी थी। इसी किसी का डर नहीं था। हाँ, लेकिन फिर भी अपने जवान बेटे को अपने सामने देखकर वो फख्र महसूस करती थी। इसे देखते ही दिलावर का गुमान होता था। शक्ल सूरत के साथ अकल और जहानत में भी अपने बाप जैसा था। क्या हुआ अम्मी? लगता है बाबा अब तक नहीं आए। आप सोचे ये फजर में आंख देर से खुलेगी, मैं अभी जाग रहा हूँ। मुझे देखकर बोला था। मेरी आंख नहीं लग रही। दिलदार पता नहीं क्यों अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो अपना डर ज्यादा देर तक खुद तक नहीं ढक पाई थी। क्या बुरा होगा अम्मी? आपको बस परेशान होने के लिए वजह चाहिए होती है। वो अपनी जगह से उठकर इनके पास आता। अचानक इनके गोद पर अपना सर लग गया था। इसका बेटा जानता था कि इसकी माँ को कैसे पुरसुकून करना है। इसके यहाँ आकर इसकी गोद में लेटने का मकसद यही था कि वो इसकी घबराहट को दूर कर सके, इसकी परेशानी को खत्म कर सके। जबकि वो अपने बेटे के मासूम अंदाज पर मुस्कुराते हुए इसके माथे पर अपने लब रखकर इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी थी, जबकि सरदारी से छोटी छोटी बातें बताने लगा। वो भी इसके साथ बातों में मसरूफ हो गई थी। ये जाने बगैर कि आने वाला वक्त एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाला है, जो शायद इनकी जिंदगी का रुख ही पलट देने वाला है, या शायद जिंदगी ही। रगा बार बार कबीले की हदूद से दूर तक जा रखकर पुलिस वालों का इंतजार कर रहा था। वह इन्हें खबर दे चुका था कि इस वक्त कबीले में सिर्फ एक ही मर्द है, और बाकी वो भी जो ज्यादा हिम्मत नहीं रखता। कुछ इंतहाई बूढ़े हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी मोटी वारदातों में भी जख्मी हो चुके हैं, या पुलिस वालों के हाथ लगकर थोड़ी बहुत मार खा चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो अब हाथ पैर तुड़वा कर बैठे हुए हैं। ऐसे लोग जो डकैतियों में छोटे मोटे जख्म खा लेते हैं, इन्हें डकैतियों में शामिल नहीं किया जाता, ताकि इन्हें मजीद तकलीफ का सामना न करना पड़े। वो अक्सर कबीले के अंदर ही रहते हैं, ताकि कबीले की हिफाजत कर सकें। लेकिन जो लोग अपनी हिफाजत नहीं कर पाते, वो लोग क्या करते? यही वजह थी कि कबीला इसके वक्त बिल्कुल बेआसरा बेसहारा था। ऐसे में ये वक्त बिल्कुल बेहतरीन था पुलिस वालों का हमला करने का, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया था। न जाने ये लोग कहाँ रह गए। रागा डाकू तो पूरी तरह से तैयारी किए बैठा था वापस एक कबीले का राजा बनने के लिए, लेकिन इसकी कोशिश ऐसी ही लग रही थी जैसे इसका ये प्लान आज कामयाब नहीं हो पाएगा। वो मुसलसल इंतजार में था। कभी वो कबीले की हदूद से निकलकर दूर तक देखता, कभी वापस लौट आता। इसे डर लग रहा था कि अगर पुलिस वालों की साजिश के कानों का भी खबर सरदार को हो गई तो सरदार इसे नहीं छोड़ेगा, बल्कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देगा। वो इसकी हालत बिगाड़ देगा। अगर इसको कानों कान खबर हो गई कि रागा डाकू को पुलिस वालों का साथ दे रहा है, इसे डर भी लग रहा था, अपनी जाने का खौफ भी था। लेकिन दूसरी तरफ इसे सरदार के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश भी कर ली थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अगर वो पकड़ा जाता तो ना तो इसे संतुलन मिलती और ना ही आजादी। इसे मौत अपने सर पर मंडलाती नजर आ रही थी। कहने को इसकी प्लानिंग के बारे में और कोई भी नहीं जानता था, लेकिन हर वक्त ये सर पर सवार था कि कहीं इसकी प्लानिंग की खबर सरदार को न लग जाए, वरना वो इसकी हालत क्या करेगा। ये सोचकर इसकी रूह काम गई थी। वो परेशानी से अपनी सोचों में मसरूफ था, जब इसे अचानक ही दूर से कुछ लोग आते हुए नजर आए। वो दूर से ही अंदाजा लगा चुका था कि वो पुलिस वाले हैं, जो खामोशी से कबीले पर हमला करने की तैयारी में हैं। वो खामोशी से अपने कमरे में दाखिल होता, दरवाजा अंदर से बंद कर चुका था। अब पुलिस वाले इसका काम, वो अपना काम कर चुका था। सर, हमारी प्लानिंग कामयाब तो होगी ना? मेरा मतलब है कि आपने पुलिस फोर्स को इन सब चीजों में शामिल क्यों नहीं किया? अगर हमारे पास नफरी होती तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से कबीले पर हमला कर सकते थे। कमरान इनके पीछे आते हुए पीछे आ रहा था, जबकि इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों की यूनिफॉर्म में मौजूद खतरनाक तरीन गुंडे भी थे। शामिल तो है पुलिस, हम लोग तो कर रहे हैं ना ये ऑपरेशन। अब और किसको शामिल करना है था? वो इसके साथ कबीले की हदूद में दाखिल होते हुए बोला, सर, बड़े बड़े अफसरान को अगर हम पहले एतमाद में ले लेते तो बहुत बेहतर था। ये लोग तो कातिल हैं, गुंडे हैं, यहाँ तक के रेपिस्ट हैं। हमारे लिए मसला बन सकता है। मसला इनके होते हुए नहीं, बल्कि इनके ना होते हुए बनता। पुलिस नफरी को शामिल करती तो पूरी पुलिस फोर्सेज मुकाबले में
इस कबीले पर हमला करके वाहियां लूटती है। हमसे बड़े अफसर को इससे बड़ी कुर्सी मिल जाती है और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता। तुम नहीं जानते इस ऑपरेशन में हमें कितना फायदा होगा। अगर हम इस चीज में कामयाब हो गए तो कामयाबी सिर्फ हमारे हाथ आएगी और किसी अफसर के हाथ नहीं। तुम जानते नहीं, यहाँ अपने से नीचे वालों को हमेशा दबा कर रखा जाता है। हम ये ऑपरेशन करेंगे, हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे तो इनाम की रकम भी हमें ही मिलेगी और प्रमोशन भी हमें ही मिलेगा। कामयाबी हमारे हाथ आएगी। लेकिन अगर हम खुद से बड़े अफसरान को इस मिशन में शामिल करेंगे तो सारी वाहवाही भी वो लूट लेंगे और प्रमोशन भी इन्हें ही मिलेगा और इनाम की रकम भी वही ले लेंगे। साबर इसे तफसील से बता रहा था, जबकि कामरान को अपना आप पहली दफा इसके सामने बेवकूफ महसूस हुआ। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने बहुत अच्छा किया जो इन सब में किसी और को शामिल नहीं किया। ये ऑपरेशन हमारा है और इस पर सिर्फ और सिर्फ हम ही काम करेंगे। इससे हासिल होने वाली कामयाबी भी सिर्फ हमारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तबाह करके रख देते हैं इस कबीले को। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद झोंपड़ी और हेमू को आग लगानी है ताकि ये लोग यहाँ से भाग ना सकें। वो जैसे हर चीज की तैयारी किए बैठे थे, जबकि साबर ने हाँ में सर हिलाते सामने मौजूद आदमियों को इशारा किया था जो अगले ही हमें आग जलाने में मसरूफ हो चुके थे। थोड़ी ही देर में पूरा कबीला आग के लपेट में आने लगा था। रिजवान को काफी दिनों से शक था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो कर रहा है इंस्पेक्टर साबर और कांस्टेबल कामरान, लेकिन क्या वो ये समझ नहीं पा रहा था। वो 2-3 दफा लोगों को आधी अधूरी बात करते हुए सुन चुका था। वो कबीले पर हमला करने वाले थे और इस चीज में कोई बहुत बड़ा अफसर शामिल नहीं था। इसने ये बात सरदार के कानों तक पहुंचा दी थी, लेकिन इसने बस ये कहा था कि अगर कोई बड़ा अफसर इस मिशन में शामिल नहीं है तो ये छोटा सा इंस्पेक्टर इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता और ना ही बिना किसी इजाजत के इनके सीनियर इन पर हमला करेंगे। क्योंकि ये हकीकत थी कि दिलावर के खिलाफ कोई सबूत करना उनके फाइल में मौजूद नहीं था। दिलावर की ये बात सुनकर रिजवान भी बरसगुन हो गया था। इसके सारे केसेस हल हो रहे थे। इसने पुलिस स्टेशन से तकरीबन पिछले 4 महीनों में 128 से ज्यादा फाइल छुड़ाकर इन डाकुओं के हवाले की थी और ये सारे केसेस हल भी हुए थे। दिलावर हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा था। इसने हर वो काम किया था जो रिजवान चाहता था, जबकि 2-3 केसेस में तो इसने कांस्टेबल रिजवान का नाम ही मेंशन कर दिया था कि वो केस इसकी तरफ से हल हुआ है। और हुकूमत की तरफ से रिजवान को कल एक लेटर भी रिसीव हुआ था जिसमें इसकी प्रमोशन के इम्कानात भी साफ नजर आ रहे थे। ये सब देखकर वो हैरान हुआ था और आज शाम को ही वो दिलावर से मिलकर भी आया था। इसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि जो काम वो नहीं कर रहा वो इसका क्रेडिट भी नहीं लेना चाहता, लेकिन दिलावर ने कहा था कि वो अच्छा काम कर रहा है। वो इन लोगों को इंसाफ दिलाने के में अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर वो ये सारी फाइलें छोड़ करके इन तक ना पहुंचाए तो शायद वो इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये बात हकीकत है कि रिजवान बहुत मुश्किल से पुलिस स्टेशन से बस सारी फाइल गायब करके इन लोगों तक पहुंचाता था। इत्तेफाक की बात यह थी कि पुलिस स्टेशन में वो फाइल इतना बेकार कबाड़ पड़ा हुआ था कि अगर कुछ गायब भी हो जाता तो किसी का भी कोई सवाल नहीं किया जाता था, क्योंकि जो चीज गायब हो गई थी इस पर काम नहीं करना पड़ेगा ये सोचकर केस बंद कर दिया जाता था। लेकिन रिजवान ऐसे केस बंद नहीं होने दे रहा था और यही इसकी काबिलियत थी। लेकिन आज शाम से वो काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि आज रात को वो कुछ होने वाला था, वो भी कबीले पर। शाम को दिलावर से मिलकर इसने इसे बताया भी था, लेकिन वो बिल्कुल बेफिक्र था। लेकिन ये भी हकीकत थी कि इसकी ये बेफिक्री ही रिजवान की परेशानी की बड़ी वजह बन रही थी। हाल उठ जाए ना बाला भैया, आपने जाना है आज बेला के साथ शादी का ड्रेस ले लाने के लिए, फिर वापस आएंगे तो हम मेहंदी भी करेंगे आपकी वजह से मैं अब तक नहीं सोई और आप घोड़े बेचकर सो रहे हैं। उठे 10:30 बज रहे हैं। वो जबरदस्ती से जगाने की कोशिश कर रही थी, जबकि इसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। बाला जागने का नाम ही नहीं दे रहा था। या अल्लाह, ऐसे नहीं जागेंगे। वो परेशानी से कहती कमरे से बाहर निकल आई थी, जहां पर सरदार भी सारी रात ना सोने की वजह से काफी सुस्त लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी कबीले में भरपूर तैयारी जारी थी। अब इसे ही पकवान बनना शुरू हो चुके थे। आज रात मेहंदी की रस्म होनी थी। नहीं जाग रहे बाला भैया, मैं जगह जगह कर थक गई हूँ, हर मुमकिन कोशिश कर डाली है, लेकिन इनकी आंख ही नहीं खुल रही। वो परेशानी से इसके सामने आकर रुकते हुए कहने लगी तो इसके मासूम से शिकवे पर सरदार हल्का सा मुस्कुराया था। सुबह इसे नदी से लाने के बाद सरदार ने इस पर खूब सारी मोहब्बतें निछावर की थी। इसके बाद वो दोनों सोए नहीं थे। बड़ी मुश्किल से इसकी मिन्नतें कर करके इसकी बाहों से रिहाई हासिल करके वो भी थोड़ी देर पहले ही नीचे आई तो सरदार इसके पीछे ही आ गया था, क्योंकि अब सोने का वक्त सच में नहीं था। काम बहुत ज्यादा था और वो यही चाहता था कि बाला की शादी बहुत अच्छे से हो जाए, बल्कि वो ये चाहता था कि सब कुछ दुआम की मर्जी के मुताबिक हो जाए, जैसे वो चाहती है, जैसा सब कुछ वैसा ही हो, क्योंकि शादी की सारी जिम्मेदारी दुआम के कंधों पर थी और वो जैसा चाह रही थी सब कुछ वैसा ही हो रहा था। बस दूल्हा हाथ नहीं आ रहा था, क्योंकि दूल्हे ने सिवाय सरदार के किसी के हाथ नहीं आना था। वो अपनी जगह से उठते हुए कमरे में दाखिल होने से पहले वहां बाहर मौजूद पानी से भरी हुई बाल्टी भी उठाकर ले गया था और तकरीबन 1 मिनट के बाद ही अंदर से बाला की जोरदार चीख सुनाई दी थी और फिर से बालू से पकड़कर बाहर निकालता हुआ नजर आया था। क्या तुम लोग जुल्म की इंतहा कर रहे हो? मैं सारी रात ही नहीं सोया। और कबीले में जमीन पर पड़ा परेशानी से बोला था, जबकि इसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे। नहीं सोया तो हम क्या करें? एक तो तेरी शादी करवा रहे हैं, ऊपर से तेरे नखरे खत्म नहीं हो रहे। मेरी बीवी को क्यों तंग कर रहा है? उठ जा, कर अपनी तैयारी, अपनी बीवी को शॉपिंग पर लेकर जा। दूल्हा होगा तो कबीले का, मेरे सामने जो है वही बन कर रहे, तो तेरे लिए बेहतर होगा। चल अब ड्रामे मत कर। वो एक जोरदार टांग इसकी कमर पर मारते हुए वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गया था, जबकि बाला उठकर अपनी कमर से हिलाता मुंह में से गालियां बकते हुए तैयार होने के लिए चला गया था, जबकि दुबम इसके पीछे भागते हुए इसे इसके कपड़े दे रही थी। इसका इरादा आज भी इसे अच्छे से तैयार करके बेचने का था। वो हरगिज नहीं चाहती थी कि इसके ससुराली पर इसका बुरा असर पड़े। इसका बस चलता था वो अपने भाई को शहजादा बनाकर बेचती।
रुबाब ने बेला को काफी देर से जगाया था, क्योंकि एक तो रात को रस्म काफी देर तक चली थी। मोहल्ले की काफी सारी औरतों ने बारी बारी आकर रस्म की थी। इसके बाद भी अच्छी खासी रौनक लगी रही थी। वो रात को काफी देर से सोई थी, इसलिए इसे सुबह सुबह नहीं जगाया गया था। इसकी मदद के लिए मोहल्ले की बहुत सारी औरतें आ गई थी। इसे याद था गाँव में तो इसने कभी भी आगे पीछे के घरों में बनाकर ही नहीं रखी थी। वो तो बस एक दर्जन के घर पर जाती थी, वो भी सिर्फ लड़ने के लिए या अपने कपड़े में नुक्स निकालने के लिए। इसकी माँ ने कभी इसे सिखाया ही नहीं था कि आसपास के लोगों के साथ किस तरह से तलक बनाकर रखा जाता है। बहुत कम औरतें इनके घर में आती जाती थी, और अगर कोई आता भी था तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। इसे पसंद ही नहीं था किसी में घुलना मिलना, लेकिन यहाँ आकर इसने बहुत अलग माहौल पाया था। इसे अच्छा लग रहा था, जिसे तरह सब इसकी मददगार बन गई थी। सब कुछ अपने आप ही हो रहा था, इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो बस मोहल्ले की लड़कियों को बता देती कि क्या करना है, बस सब कुछ खुद ही हो जाता। इसे अब इसे एहसास हो रहा था कि पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक कितना जरूरी है, इनके साथ तलक बनाकर रखना कितना लाजम है। ये लोग सच में जरूरत के वक्त अपने बन जाते हैं। अपने साथ काम करती लड़की को थोड़ा बहुत काम बताकर वो अंदर दाखिल होते हुए बेला को जगा चुकी थी, जो उठकर फ्रेश होने लगी, क्योंकि इसे थोड़ी देर पहले ही मैसेज आया था बाला का कि वो आ रहा है इसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने के लिए। वो कल से ही अजीब तरह के गिल्ट में मुबतला थी। कल जब से बाला ने इसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, वो अजीब तरह का महसूस करने लगी थी। इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था वो नहीं जानती थी, लेकिन इसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसके दिल में बाला के लिए कुछ भी नहीं था। वो शायद ना कुछ भी हो सकता था, वो और शायद ना ही कुछ हो सकता था। वो शख्स इसकी मोहब्बत नहीं हो सकता था। हाँ, लेकिन इसकी बातों से महसूस होती मोहब्बत इसे गिल्ट में मुबतला कर रही थी। बेला, अपने कपड़े लेकर मेरे कमरे में चली जाओ, वहां पर अपनी तैयारी कर लो। बिलावर भैया कुछ देर में आते होंगे। यहाँ इस कमरे में मेहमानों का बार बार आना जाना है। रुबाबी से दरवाजे से कहकर वही पलट गई थी, जबकि वो खामोशी से उठकर अपनी तैयारी करने लगी। कल रिया ने इसके बाला के साथ अकेले जाने पर थोड़ा इतराज उठाया था। इसे पसंद नहीं था कि बेला इसके साथ जाए, लेकिन बेला ने इसे समझाया था कि वो किसी भी तरह का इन डाकू को खुद पर शक करने का मौका नहीं देंगे। इसकी बात रियान को समझ आई थी, लेकिन फिर भी वो परेशान था। इसने रियान को हर तरह से बरसुकून किया था। इसने इसे समझाया था कि वो किसी भी सिचुएशन से नहीं घबरा रही, लेकिन फिर भी रेहान घबरा रहा था। शायद वो जानता था कि वो डाकू किस हद तक खतरनाक है। बेला नाश्ता करके फारग हुई तो इसके बाद से बाला के आने की खबर मिल गई थी। वो माँ से इजाजत लेकर कमरे से निकल गई, जबकि बाला गाड़ी के बाहर खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। इतनी महंगी ब्रांडेड न्यू गाड़ी वो कहाँ से लाया था? यकीनी ये चोरी या डकैती का ही हिस्सा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वो गाड़ी में बैठते हुए बोली तो बाला दिलकशी से मुस्कुराया था। वालेकुम सलाम। लगता है रात को तुम्हारी भी बुरी हालत की गई है। वैसे कल रात तो मेरी खूब दुर्गत बनाई गई है। ये रस्म इतनी जरूरी थी क्या? अभी तक हल्दी मेरे बालों में से नहीं निकली। वो कार स्टार्ट करते हुए बोला था, ये सारी रस्में हैं और रस्में तो करनी पड़ती हैं। इसे समझ ना आया कि वो क्या जवाब दे, इसलिए सजी से अंदाज में बोले, अच्छा मतलब तुम भी सारी रात नहीं सोई? मेरी तो हालत खराब हो रही है, सुबह तो उठा तक नहीं जा रहा था। वो तो सरदार ने जबरदस्ती जगाया तो आना पड़ा। वो पर सुकून अंदाज में गाड़ी मेन रोड पर डाल चुका था, जबकि इसके जवाब में वो क्या ही कहती, इसलिए खामोशी रही। कल मेरा फोन क्यों काटा तुमने? मैं बात कर रहा था तुमसे मैं बात कर रहा था, तुमने फोन काट दिया। ये कोई तरीका है? आज माफ कर रहा हूँ, आइंदा नहीं करना। आइंदा नहीं। मुझे ये चीज़ हरगिज़ पसंद नहीं कि मेरी बीवी मेरे फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज करे। मैं तुम्हें अपने दिल के ख़यालात बता रहा था, अपने जज़्बात बयान कर रहा था, तुमने फ़ोन ही बंद कर दिया। आज के बाद ऐसा मत करना, मासूम सा दिल है मेरा, टूट जाता है। खैर, आज के बाद तुम कर भी नहीं पाओगी, क्योंकि हम दोनों में सिर्फ़ एक ही रात का फ़ासला है। फिर कल कल तो तुम मेरे पास होगी हमेशा के लिए। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? वो नरमी से इसकी तरफ झुकते हुए बोला तो बालों को एक दफ़ा फिर से घबराहट होने लगी। रोज़ा रखा है चुप रहने का, या फिर शादी से पहले तुम्हारे हाँ ना बोलने की कोई रस्म है? वो उसे काफ़ी देर चुप देखकर बोला था, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं। कहाँ से लेंगे भी लहंगा? बेला नोट कर चुकी थी कि वो इसकी सारी झूठी बातें बेला नोट कर चुकी थी कि वो उसकी सारी छोटी बड़ी बातें नोट कर रहा है। यहाँ तक कि वो जो कब से उंगलियां चटक रही थी, बाला ने हाथ पकड़ के इसे दोनों हाथ अलग कर दिए थे। जहां से तुम कहोगी वहीं से ले लूंगा, लेकिन पसंद मेरी होगी। तो फिर मुझे क्यों अपने साथ लेकर आए हैं? अगर आप अपनी पसंद का ही लेना है तो अपनी पसंद का ही ले आते। मुझे तो काल्बन इसलिए यहाँ पर भेजा गया है क्योंकि मैं अपनी पसंद का लहंगा पसंद कर सकूँ। वह हैरान हुई थी इसकी बात पर। अगर इसकी पसंद की चीज लेनी थी तो फिर इसके साथ ले जाने का मकसद क्या था? लेडीज शॉपिंग का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, और तुम्हें तो इसलिए साथ लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारा दीदार कर सकूँ। शादी से पहले मुलाकात तो करने नहीं दे रहे थे ये लोग, इसलिए सोचा कि किसी न किसी बहाने से छोटी मोटी मुलाकात कर लेता हूँ। वैसे भी मेरा दिल बहुत कर रहा था तुम्हें देखने का, तुमसे मिलने का, और फिर रात को तुमने मेरा फोन काट दिया, इस वजह से मैं तुमसे गुस्सा भी था और हिसाब भी लेना था। वो अचानक से बोला तो बेला को फिर से घबराहट होने लगी थी। अभी तो वो कह रहा था कि इसने के माफ कर दिया, और अब वो फिर से इसका जिक्र छेड़ चुका था। वो कमरे में कोई आ गया था। वो काफी देर सोचने के बाद आखिर एक बहाना बनाने में कामयाब हुई। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि जरूर कमरे में कोई आ गया होगा, वरना तुम क्यों मेरी कॉल काटती? वैसे क्या सोचा तुमने हमारे रिश्ते के बारे में? वो इस बहाने को कबूल करने के बाद अब फिर से सवाल जवाब करने लगा था। क्या मतलब? किस बारे में सोचना है? आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे? वो जो सीरियस अंदाज में से पूछ रहा था, बेला सच में नर्वस होने लगी थी। अरे यार, सीधा साधा सवाल पूछा है, फ्यूचर के बारे में क्या सोच रही हो? मेरा मतलब है कि बस आए तो तुम इस रिश्ते के लिए राजी लग रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि शायद ये इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं आखिर तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था। मेरे ख्याल में अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। जब निकाह हो चुका है तो फिर बाकी कोई बात मायने नहीं रखती। वो इसकी बात काट गई थी, जबकि वो इसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मतलब कि तुम दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार हो?
बाला की आंखों में जैसे चमक सी उतरी थी। वो गाड़ी एक तरफ रोक गया था। हाँ बाला, मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने यही समझा कि हर काम में कहीं न कहीं अल्लाह ताला की रज़ामंदी शामिल होती है। और फिर निकाह तो इसका सबसे पसंदीदा काम है। तो यकीनन इसमें कहीं न कहीं मेरे अल्लाह की तरफ से बेहतरी होगी। इसलिए मैंने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर रही हूँ। वो इसे यकीन दिलाने के लिए इसकी आंखों में देखते हुए बोली तो बेसाख्ता ही बाला इसका हाथ थमकर अपनी तरफ खींचता अगले ही लम्हे इसके लबों पर झुक गया था। अंदाज़ इंतहाई शिद्दत से भरपूर था। इसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लिए इसकी सांसें रोक चुका था। अब इसकी सांसों पर पहरा जमाए लम्हा-लम्हा अपनी शिद्दत गिरफ्त में इसकी सांसें खींच रहा था। जबकि अपनी तेज होती धड़कनों पर काबू न पाते हुए इसके सीने पे हाथ रखकर इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन न जाने इससे क्या हुआ था कि वह इसके एहतजाज को कोई अहमियत दिए बगैर इसे अपनी तलब पूरी कर रहा था। एक तशनगी थी जो मिटने का नाम नहीं ले रही थी। इसकी सांसों पर पहरा जमाए वो इसे दूसरी सांस लेने का मौका ही नहीं देना चाहता था। इसकी रजामंदी ने जैसे इसे अंदर तक परसुकून कर दिया था। निकाह में हुई जबरदस्ती का सोचकर भला को सुकून नहीं था जिसे वो मोहब्बत करता था। इसे एक जबरदस्ती के रिश्ते को घसीटने से इसे एक जबरदस्ती के रिश्ते को घसीटना इसे कभी मंजूर नहीं था। लेकिन बेला का इसकी आंखों में आंखें डालकर इजहार करना जैसे इसे दूसरी दुनिया में पहुंचा गया था। वो पागलों की तरह इसके लबों को चूमता इसकी सांसें कैद कर गया था। जबकि बेला को लगा था कि अब अगर वो नहीं रुका तो इसका दम निकल जाएगा। वो बेकरारी से इसके लबों से लिपटा इसकी सांसें जुड़ा रहा था। इसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि इसके लबों को आजाद करने का। ये मीठा लम्स शायद वो हर वक्त महसूस करना चाहता था। इसकी दीवानगी अरूज पर थी। वो अपने लबों को इसके लबों पर हरकत देता जैसे हर तरह की सोच को अपने दिमाग से निकाल चुका था। शायद वो इस वक्त ये भी भूल चुका था कि वो बीच सड़क गाड़ी रोके हुए हैं। इस वक्त अगर इसे कुछ याद था तो सिर्फ इतना कि इसकी मोहब्बत इसके बेहद करीब थी और वो इसकी सांसों में अपनी सांसें खोले खुद को पूरी तरह से इसमें मगन किए हुए था। बेला के लिए जैसे ये जिंदगी और मौत का मसला बन चुका था। वो बस कैसे भी अपनी सांसें इस बेरहम इंसान से छुड़वा लेना चाहती थी। लेकिन वो जैसे इसकी सांसों का दुश्मन बन गया था। बेला को लगा शायद वो इससे बदला ले रहा है। बेला को अपनी सांसें अटकी हुई महसूस हुई तो इसने बड़ी मुश्किल से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करते गहरी सांस ली। बाला को भी जैसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो पीछे हटते हुए अपनी गर्दन में मौजूद कपड़ा ठीक करता पूरी तरह से पीछे हो गया था। शायद इसे भी एहसास हो गया था कि वो जज्बात में कुछ ज्यादा ही बह गया था। थोड़ा बेलगाम हो गया था। इन अनएक्सपीरियंस बंदा हूं ना, मुझे ये सब कुछ करना आता नहीं। लेकिन जज्बात तो खैर बड़े बड़े 30 मार खान को घंटों पर ला देते हैं। मेरी क्या औकात। खैर हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलते हैं, वो हमें देर हो रही है। वो कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। इसके चेहरे पर ना तो अपनी हरकत से कोई शर्मिंदगी थी और ना ही से अपनी हरकत पर इसे कोई सॉरी कहा था, बल्कि वो तो काफी खुश नजर आता। जबकि बेला की सांसें अब तक नॉर्मल ना हुई थी। वो इसे एक माल में लेकर गया था जहां पर वो खुद ही इसके लिए लहंगा पसंद करने लगा। इसने खुद अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक इसके लिए सुर्ख रंग का खूबसूरत सा लहंगा लिया था। फिर इस लहंगे पर रुका नहीं था बल्कि इसने अपनी मर्जी से इसके लिए काफी सारी और भी शॉपिंग की थी। बेला तो इसकी तरफ से एक ही बेबाक हरकत पर जैसे पूरी तरह खामोश हो गई थी। वो पूरे रास्ते में ना तो इसे कुछ बोली थी और ना ही इसकी तरफ दोबारा निगाहें उठाकर देखा था। इसकी खामोशी पर बाला ने भी किसी तरह कोई एतराज नहीं उठाया था, बल्कि सारी शॉपिंग के बाद वह इसे घर छोड़ने जा रहा था। सुबह से शाम होने वाली थी और अगर सरदार फोन पर से बार बार यह याद न दिलाता कि मेहंदी की रस्म आज ही होनी है तो यकीनन वो इतनी जल्दी की शॉपिंग का पीरियड खत्म नहीं करने वाला था। यहाँ तक कि दोपहर का खाना तक इसने जबरदस्ती एक होटल से खिलाया था। इसकी बेबाक बातें, निगाहें और हरकतों ने बेला को बुरी तरह से बौखला कर रख दिया था। वो काफी बेलगाम किस्म का इंसान था और इस बात का सबूत इसकी निगाहें थी जिससे बाला सारा दिन छुपने की कोशिश में लगी रही। बाला भैया न जाने कब तक आएंगे। तब तक मैंने सोचा कि हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। वो इसे इशारा करके खुद ऊपर कमरे की तरफ चली गई थी। सरदार इसके पीछे आया तो वो इसके कपड़े तैयार करके बेड पर रख चुकी थी। इसके अंदर आते ही वो इसे देखकर एक्साइटेड होकर बोली। शादी को लेकर वो जरूरत से ज्यादा ही एक्साइटेड थी। एक तो तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर तुमने सोचना ही है तो अपने शोहर के बारे में सोचो। क्या बाला के बारे में सोच को खुद को हल्कान कर रही हो। इसके लिए सोचने को इसकी बीवी आ रही है तो तुम मुझ पर फोकस किया करो। वो इसके करीब आता इसके चेहरे को थाम चुका था। आपके बारे में सोच कर ना सुबह से पछता रही हूँ क्योंकि आपकी वजह से ना तो मैं कल सारी रात सोई हूँ और ना ही सुबह। इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे मजीद अपने बारे में बिल्कुल भी सोचने पर मजबूर ना करें, बल्कि अपनी तैयारी कर लें। थोड़ी देर में हम रस्म शुरू कर देंगे। बाला भैया तो ना जाने कब तक आएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि रस्म में कोई भी गड़बड़ हो, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाएं आप। वो इसे जबरदस्ती या सफेद रंग के कपड़े दे चुकी थी जिस पर सरदार मुंह बना गया था। मेरा गुलाब साई में ये रंग नहीं पहनता, तुम जानती हो ना मुझे ये रंग पसंद नहीं है। मुझे जो पसंद है मुझे वही दे दो। वो इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसे अपने करीब खींचते हुए बोला था। मेरे प्यारे से डाकू साई, हर वक्त काला कपड़ा नहीं पहनना चाहता। मेहंदी के लिए मैंने आपके लिए खुद अपनी पसंद से कपड़े बनवाए हैं और आप यही पहनेंगे। खबरदार जो आपने इनकार किया, वरना मैं बोलूंगी नहीं आपसे। खाए मेरा सोना मुखड़ा, रूठता बहुत है। वो नरमी से इसके गालों को चूमते हुए इसकी बात भी मान गया था, जबकि इसके अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंसी थी। जबकि सरदार इसकी नजर उमर को खींचकर अपने साथ लगाया था। क्या सोच रहा था कि तब तक बाला नहीं आ जाता तब तक हम अपनी तैयारी के साथ साथ थोड़ा सा प्यार भी कर लेते हैं। बस के लब्बों पर आहिस्ता से अपनी मूछें रगड़ते हुए बोला तो
डॉम ने इसे घूरा था, जबकि इसके घूरने पर जिस अंदाज में वो अपने दिल पर हाथ रखकर इसे खुद से लगा किया था, डॉम ने इसकी नीयत समझकर बिजली की तेजी से इसकी बाहों से निकलने की कोशिश की थी। नहीं डाकू जी, मैं बोल रही हूँ आपको, खबरदार, जो आपने अपनी नीयत बिगाड़ी, बहुत बिगड़ते जा रहे हैं आप। मैं बता रही हूँ, खबरदार। वो अभी बहुत कुछ कहना चाहती थी जब वो इसके लबों पर झुकते हुए इसके लबों को कैद करता अपनी शिद्दतों के रंग इसके नाजुक लबों पर बिखेरने लगा था। तो हम इसकी पनाहों में फड़फड़ा कर रह गई थी, जब कि अपनी कमीज की डोरियां खुलती महसूस करके एक सनसनाहट सी खुद में सरियत करते हुए महसूस करती वो इसके सीने में छुप गई थी। अपनी कामयाबी पर जोरदार कहकर लगाते हुए सरदार से अपनी बाहों में कैद करता खुद के साथी से भी बेड पर गिरा गया। अब सरदार था और उसकी कभी ना खत्म होने वाली बेकरारी जो तुम को होशो हवास से बेगाना करने के लिए काफी थी। वो चाहने के बावजूद भी इसे रोक नहीं पाई थी। वो जानती थी कि अब वही होगा जो सरदार चाहेगा, इसलिए वो खामोशी से इसकी पनाहों में आ गई थी। माजी कबीले में हर तरफ आग फैल चुकी थी। सब कुछ आग की लपेट में आ रहा था। हर तरफ रोशनी हो गई थी, धुएं उठने लगे थे। कबीले का नक्शा थोड़ी ही देर में बदलने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता चीखों की आवाज़ें से गूंजने लगी। पूरे कबीले में गहमा गहमी हो गई थी। इस तबाही का कबीला छोड़कर जाने वाले को पता भी नहीं था इस कबीले में इस तरह की कोई आफत आने वाली है। वो अनजान अपना फर्ज निभा रहे थे, ये जाने बगैर किसी की इनकी वापसी पर शायद यहाँ सवाई राख के डर के और कुछ भी नहीं होगा। कबीले में हर तरफ आग फैलने लगी थी। इन लोगों ने पूरी होशियारी से काम किया था। बिना किसी भी तरह का शोर मचाए उन्होंने पहले छोटे छोटे हेमों पर हमला किया। इनका पहला टारगेट पहाड़ से दूसरी तरफ मौजूद छोटे छोटे हेमे थे। इन लोगों का इरादा खामोशी से अपना काम करने का था, लेकिन ये काम खामोशी से हो ही नहीं सकता। थोड़ी ही देर में कबीले में शोर उठने लगा था। हर तरफ से बच्चों के रोने और औरतों के चीखने की आवाजें गूंजने लगी थी। बीच बीच में मर्दों की आवाजें आना भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन कबीले में गश्त करती पुलिस को देखकर वो सब लोग सहमने लगे थे। वो सबको पता चल चुका था कि ये हमला पुलिस की तरफ से हुआ है, यानी कि इनका कबीला अब महफूज नहीं था। पुलिस इनके कबीले के अंदर आकर न सिर्फ इन पर हमला कर चुकी थी, बल्कि इन्हें नुकसान भी पहुंचा रही थी। कुछ खेमों में अंदर की तरफ आग लगने लगेगी तो लोग बाहर की तरफ भागने लगे थे, लेकिन पुलिस हल्कार इन्हें भागने नहीं दे रहे थे, बल्कि जो भी बाहर निकलता इन पर साइलेंसर लगी गोली चल जाती। साइलेंसर लगे होने की वजह से आवाज बाहर तक नहीं आ जा रही थी, लेकिन चीखों और पुकारों की आवाज पूरे कबीले में गूंजने लगी। हर तरफ शोर मचने लगा था। भागदौड़ शुरू हो चुकी थी, जबकि इन सबके बीच में वो गुंडा जमा पुलिस वाले अपनी गंदी नीतियों को अमली जामना पहनाने लगे थे। कबीले में मौजूद औरतें और बच्चियां देखकर इनकी नीयतें खराब होने लगी थी। यहाँ पर तकरीबन 70 से ज्यादा पुलिस यूनिफॉर्म में गुंडे मौजूद थे, जिनकी नीयत इस कबीले की हर औरत पर खराब हो चुकी थी। वो बहुत बड़े मिशन पर गए थे। पिछले 2 माह से वो ये काम करना चाहते थे। ये तकरीबन कोई 80 मन से ज्यादा असला था जो इन लोगों ने एक बड़े मकसद के लिए आगे पहुंचाना था। इतने बड़े पैमाने पर असला बेचना इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था, लेकिन ये काम वो चोरी से कर रहे थे, इसलिए इस काम में चालाकी बेहद जरूरी थी। ये सारा असला उन्होंने अपनी पाक फौज को भेजा था। पिछले 3 सालों में वो तकरीबन यहाँ से जितने भी बड़े बड़े असले फरोश थे इनको एक्सपोज कर रहे थे, और आज आखिर वो अपना एक फर्ज निभाने में कामयाब हुए और अब वापस अपने कबीले की तरफ जाने लगे थे। ये मिशन काफी सालों से चल रहा था। इस इलाके में जितना भी गैर कानूनी तरीके से असला बाहर मुल्क से मंगवाया जाता था, इस मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में भेजा जाता था, वो सारा ही सरदार की नजर में था, और इतना बड़ा गैर कानूनी काम अपनी आंखों के सामने होने दे सकता था। यही वजह थी कि वो हर चीज पर नजर रखे हुए था। जब इसने सरदार की कुर्सी संभाली थी, इसने ये काम नहीं होने दिया था। यही वजह थी कि आर्मी भी इस चीज में इसका खूब साथ देती थी। बड़े बड़े लोग जानते थे कि इस कबीले के डाकू पूरे ईमानदारी और सच्चाई से अपना फर्ज निभा रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े सिपाही भी इनके साथ इस काम में इनकी मदद करते थे। शायद यही वजह थी कि जब इन पर बड़े केसेस चलते थे, इन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता था। फौज की तरफ से इन्हें बस एक ही वार्निंग दी गई थी कि वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो आम आवाम और लोगों के लिए नुकसानदा साबित हो। जबकि सरदार का कहना था कि वो कभी भी इस तरह का गलत काम नहीं करता। वो जो भी करता है सही करता है, और इसके पास इसके सही होने का सबूत मौजूद था। यही वजह थी कि सिपाही और सीक्रेट एजेंट्स इनके खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे थे। हाँ, लेकिन पुलिस की नजर हमेशा इन पर रहती थी। ये बात अलग थी कि पुलिस का मुंह बंद करना इनके लिए मुश्किल नहीं था, और फिर पुलिस का सामना वो खुद कर सकते थे। पुलिस का मुकाबला करना इनके लिए मुश्किल कभी भी नहीं रहा था। इनके लिए फख्र की बात है कि इनकी छोटी छोटी कोशिशें इनके मुल्क की अफला के लिए काम कर रही हैं। वो अपने बेटे को भी इन सब चीज़ों के बारे में बताता रहता था कि कल का वो इसी तरह अपने फ़राइज़ अंजाम दे। ये है हकीकत थी कि वो नहीं चाहता था कि इनका बेटा भी इनकी तरह डाकू बने। हाँ, लेकिन वो चाहता था कि इनका बेटा भी अपने फ़राइज़ को समझे और अपने मुल्क के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहे। दिलदार इसकी गोद में सो रहा था, जबकि वो इसके बालों में उंगलियां फेरती अजीब तरह की उठती बदबू को महसूस करते हुए आंखें खोल चुकी थी। न जाने ये बदबू किधर से आ रही थी, लेकिन कबीले के बाहर से अजीब सी रोशनी महसूस हुई थी। कबीले के बाहर इतनी रोशनी क्यों थी, वो सोचकर परेशान हो गई। इतनी रात के कबीले में इस तरह से रोशनी तो इसने पहले कभी नहीं देखी थी। अपनी जगह से उठते हुए इसने बाहर की तरफ झांकना चाहा तो इसे लगा जैसे आसमान जमीन इसकी आंखों के सामने घूम सा गया है। इसके आगे हर थोड़े फासले पर आग जल रही थी। वो तेजी से हेमे से निकलते हुए बाहर मौजूद अलकारों को देखने लगी। पुलिस बहुत बड़े पैमाने में कबीले पर मौजूद यहाँ के झोंपड़ियों को आग की लपेट में डाल रही थी। वो परेशान होती आगे बढ़ी ही थी जब इसे एक हेमे से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से इस हेमे की तरफ बढ़ी ही थी जब अचानक इसे दूसरे हेमे से भी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, और एक लड़की भागते हुए वहां से निकलती पहाड़ों की तरफ जाने लगी थी। इसके पीछे ही एक पुलिस वाला भाग रहा था। इसे अपनी सीने की तक तक अपने कानों में सुनाई दे रही थी। हर तरफ से चीखों पुकार की आवाज गूंजने लगी। सायरा समझ चुकी थी कि वो कुछ नहीं कर सकती यहाँ, लेकिन वो कोशिश भी ना करे ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। इसने आग से लिपटी चमड़ी से एक लकड़ी निकाल ली थी और फिर तेजी से अपने कदम इस आदमी के पीछे बढ़ाने लगी जो इस लड़की के पीछे दौड़ रहा था। लेकिन अगले बढ़ते हुए इसे एहसास हो चुका था कि इस वक्त इसकी सोच से ज्यादा पुलिस
पुलिस हल्कार इसके कबीले में मौजूद थे, लेकिन कैसे सरदार के कबीले में कोई कैसे आ सकता है? ऐसा कैसे मुमकिन था? इसके इस तरह कोई सरदार दिलावर यलकार के कबीले पर हमला कैसे कर सकता था? कबीले की हदूद में पहुंचते ही इन्हें दूर से ही अंदाजा हो गया था कि ये रोशनी इनके कबीले से ही उठ रही है। पहाड़ों के बीच से धुआं निकलता नजर आता, इतना तेज धुआं वो इनके कबीले के इलाके से ऐसा कैसे मुमकिन था? सरदार परेशानी से यूसुफ की तरफ देख रहा था, जो खुद ही आंखें खोले हैरत से कबीले की तरफ देख रहा था। और फिर अगले ही लम्हे उन्होंने सोचे समझे बगैर अपने घोड़ों की रफ्तार बढ़ा दी। किसी दिन होने के एहसास ने इन्हें झंझोड़ कर रख दिया था। कुछ होने वाला था, बेहद बुरा होने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बर्बाद हो रहा है। इनके घोड़े फुल रफ्तार के साथ आगे की तरफ भाग रहे थे, इनके घोड़ों भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, जब अचानक ही सामने से गोलियां चलने लगी। कुछ गोलियां पहाड़ के ऊपर से बरस रही थी, तो कुछ इनके सामने से कबीले से, लेकिन उन्होंने अपने घोड़ों की रफ्तार रोकी नहीं थी। वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इतना तो वो लोग समझ ही चुके थे कि इनके कबीले पर कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आ चुका है। इनकी बीवी बच्चे वहां इस कबीले में थे, वो रुक नहीं सकते थे। किस में इतनी हिम्मत आ गई थी कि इन लोगों की गैर मौजूदगी में इनके कबीले पर इतना बड़ा हमला कर दिया गया था। किसने अपनी मौत को आवाज दी थी? सरदार दिलावर अपनी बंदूक निकालते हुए सामने मौजूद हल्कारों पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगा था। इस वक्त इससे कुछ समझ में आया था तो सिर्फ इतना कि इसके कबीले में आग लगाई गई है, और ये आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वर्दी वाले थे। उसी से वो पागल होने को था। सामने आते हर शख्स को अपनी गोली का निशाना बनाता तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस वक्त इसे कोई होश नहीं था, सिवाय इसके कि इस कबीले को तबाह किया जा रहा था, इसके कबीले को बर्बादी की तरफ धकेला जा रहा था, और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता था सिवाय रागा डाकू के। आज की खेती बचाने से पहले ही इन लोगों को खबर मिल चुकी थी कि रागा डाकू की मुलाकात पुलिस वालों से होती है, और वो पुलिस वालों से क्यों मिलता है इतना तो वो अंदाजा लगा ही चुके थे। वो हरगिज अपने कबीले पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। तेजी से आगे बढ़ते हर इंसान की जान लेते हुए सरदार ने एक दफा भी नहीं सोचा था कि जब इसके बाजू पर गोली लगी थी, जहां गोली ने इसके बाजू को चीर कर रख दिया था, वहीं पीछे यूसुफ भी घोड़े से गिरा था। इसे गोली कहाँ लगी थी वो नहीं जानता था, लेकिन एक लम्हे के लिए इसने घोड़े को लगाम देते हुए घोड़े को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यूसुफ ने इसे इशारे से आगे बढ़ने के लिए कहा, तो अगले ही लम्हे वो घोड़े की रस्सी खींचते हुए कबीले की हदूद पार कर गया था। रेहान दाएं से बाएं हो रहा था, मुसलसल चक्कर काट कर इसे अपनी हालत खराब हो रही थी। बाला ना जाने इसकी बहन को लेकर कहाँ गया था, और अब तक वो लोग वापस क्यों नहीं आए थे। वो मुसलसल इसी सोच में कभी दरवाजे तक जाता तो कभी पलटकर अंदर आकर शोर मचाने लगता। क्या हो गया है रेहान? वो अपने शोर के साथ गई है, किसी गैर के साथ थोड़ी ही ना गई है जो तुम इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो। आ जाएगी वापस, तुम जाओ अपनी तैयारी करो, तुम्हारी बहन की मेहंदी है। अम्मी ने इसे मुसलसल सब पर गुस्सा करते देखकर समझाते हुए कहा था। वो अपनी मम्मी को कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए खामोशी से अपने कमरे में आ गया। जबकि इसकी परेशानी को देखते हुए रुबाब इसके पीछे कमरे में आई थी, ताकि इसे थोड़ा सा रिलैक्स कर सके, क्योंकि इस वक्त जिस तरह वो परेशान हो रहा था, मुमकिन था कि वो बेला को ढूंढने निकल पड़ता। रिलैक्स हो जाए आप रेहान, क्या हो गया है आपको? बेला थोड़ी ही देर में आ जाएगी वापस, आप परेशान मत हो। मेरी अभी भी बात हुई है इससे, वो कह रही है कि वो लोग वापसी के लिए निकल चुके हैं। बाला ने शॉपिंग में देर लगा दिया, फिक्र न करे, वो लोग आ रहे हैं। मेरी बात हुई है। वो कमरे में आते हुए समझाने लगे कि तुम्हारी बात हुई है तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कम से कम मुझे बता तो सकती है कि वो ठीक है या नहीं। इस आदमी के साथ मुझे अपनी बहन को बेचना ही नहीं चाहिए था। वो गुस्से से अपने बालों को मुट्ठी में बेचता हुआ पेट पर बैठ गया था, लेकिन वो परसुकून होकर बैठ भी नहीं सकता था। इस वक्त गुस्से से इसकी बुरी हालत हो रही थी। एक तो वो इन सब चीजों में बेला को शामिल नहीं करना चाहता था, और दूसरा इसे बाला पर भरोसा भी नहीं था। बेशक वो इसका महरम था, लेकिन वो अपनी बहन को इस तरह किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ सकता था। वापस उठता वो मुसलसल कमरे में टहल रहा था। इससे एक जगह बैठा नहीं जा रहा था, जबकि रुबाब से रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। बाहर बहुत सारे लोग मेहमान आ चुके थे। वो मेहमानों के सामने किसी तरह का कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। रेहान, आपका तो ही प्लान था ना, तो फिर आपको थोड़ा सा सबक से काम लेना होगा। जिस तरह आप रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है हम वक्त से पहले ही लोगों की शक की नजर में आ जाएंगे। वो लोग बहुत ही होशियार हैं, आपको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप बार बार बेला को फोन कर रहे हैं, अगर वो फोन नहीं उठा रही तो आप फोन ना करें, हो सकता है बाला को शक हो गया हो। वो परेशानी से समझाने लगी। मेरा फोन उठाकर मुझे बता तो सकती है ना, कम से कम वो मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? इसने एक दफा फिर से कॉल करने की कोशिश की, तो आपकी दफा रुबाब ने फोन ही ले लिया था। मेरी बात हो चुकी है, वो कह रही है कि मैं मजीद 20 मिनट में वो घर वापस आ जाएगी। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। रुबाब ने समझाने की आखिरी कोशिश की थी। बाहर इतने सारे लोग थे, और जिस तरह वो गुस्सा हो रहा था वो सबकी नजरों में आ रहा था। अगर यहाँ पर किसी को पता चल जाता कि बेला की शादी सिर्फ एक दिखावा है, एक ड्रामा है, तो इसके लिए मसला बन सकता था। अगर यहाँ से ये बात निकल कर बाहर जाती तो इनके लिए कितना बड़ा मसला बन सकता था। वो इसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी, जबकि रेहान के दिल में तो डकैत के बिले वालों का डर बैठा हुआ था। वो अपनी बहन पर किसी तरह की मुसीबत नहीं आने देना चाहता था। इन सब चीजों में इसने बेला को शामिल तो कर लिया था, लेकिन अब वो पछता रहा था। वो लेने तो सिर्फ इसका लहंगा गया था, लेकिन इसे बहुत सारी शॉपिंग करवा के घर छोड़कर वापस आ गया था। बेला तो इसके साथ जाकर पछताई थी। अभी तक इसे अपने होठों पर इसके होठों का लम्स महसूस हो रहा था। ये आदमी सूरत से ज्यादा ही पागल था, और बेला को यकीन था कि यकीन आगे जाकर इसे और भी पागल कर देने वाला था। इतनी देर लगा दी तुमने आने में। दरवाजा खोलते ही रिया ने जरा सख्ती से कहा। वो इसे कॉल करके थक चुका था, लेकिन बाला की मौजूदगी में वो कॉल अटेंड नहीं कर सकती। हाँ, देर हो गई आने में। वो बाला जबरदस्ती मुझे अपने साथ लंच पर ले गया था। इसके बाद फिर हम शॉपिंग पर गए थे। वापस वहां एक ड्रेस लेने गए थे। बाला का दिमाग खराब हो गया और पता नहीं क्या क्या खरीदने लग गया। इसकी वजह से इतनी देर हो गई। पार्लर वाली आके क्या बस अपने हाथ में मौजूद सारे शॉपिंग बैग वहीं चारपाई पर रखने लगी। अरे बिलावर बेटे को अंदर क्यों नहीं बुलाया? बेटा इसे बाहर से क्यों भेज दिया? शर्मिला हाला इसे रेहान के साथ सरगोशियां करते हुए देखकर बोलती, जी हाला बहुत जल्दी में थे, इनकी भी रस्म है ना वहां पर, आज मेहंदी हो रही है, इस वजह से वो चले गए। मैंने कहा इन्हें काफी दफा अंदर आने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके घर में भी मेहंदी की रस्म अदा होनी है, इसलिए वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। तो फिर मैंने भी इन्हें मजीद रुकने के लिए नहीं कहा। वैसे भी आने में काफी देर हो गई थी। वो रेहान
को अपनी तरफ से मतमीन करते हुए शर्मिला हालत से बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में बात कर रही थी। तो उन्होंने भी हाँ में सर हिलाया। हाँ हाँ बेटा, वो पार्लर वाली तो कब की आई हुई है, तुम जाओ अंदर ही बैठी है, तुम अपनी तैयारी करो, शाम हो रही है, अभी लोग आना शुरू कर जाएंगे। शर्मिला हाला जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए बोली। आज तो वो सुबह से ही किसी न किसी काम पे लगी हुई थी। जबकि बेला एक नजर इनको देखती कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि रियान भी इसके पीछे पीछे आया था। भाई हम कोई गलती नहीं करेंगे इस दफा, हम इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे इंशाल्लाह। हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, बल्कि हम सही का साथ देकर गलत को इसके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। इंशाल्लाह इस काम में अल्लाह भी हमारा साथ देंगे। आप देखिएगा ये सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। वो इसे पुरसुकून करते हुए कमरे में बंद हो गई थी, जबकि अंदर आते हुए एक दफा फिर से इसका ध्यान बाला की तरफ चला गया था। इसकी आंखों में एक दफा फिर से बाला का इजहार मोहब्बत घूमने लगा, जिसे जिसे नजरअंदाज करते हुए इसने गहरी सांस ली और फिर अपना ध्यान अपने मकसद की तरफ लगा दिया था। तो गाइस ये थी आज की एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।